हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। माई सेल्फ अमित महाजन एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज हम यकीन बैच का आपका लेक्चर नंबर 4। आज क्या क्या पढ़ेंगे बेटा आज हम थोड़ा सा तो मोल कॉन्सेप्ट को ही कंटिन्यू करेंगे जो आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, और साथ में पढ़ेंगे हम एवरेज मोलर मास। ठीक है, क्लास की शुरुआत ही देखिए कैसे हो रही है। ठीक है ना, नहीं तो टीचर्स क्या करते हैं, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं फिर क्वेश्चंस करते हैं, बट आज हमने एक दो क्वेश्चंस वही लिए हैं। ठीक है, जो आपके प्रीवियस क्लास के कॉन्सेप्ट्स थे। एक तो ये पता चल जाएगा भाई कौन कौन रिवाइज कर रहा है। वैसे तो रिवीजन में बहुत कम टाइम लग रहा है, हमें पता है। ठीक है, बट स्टिल ठीक है, क्लास की शुरुआत वहीं से जहां से कल हमने छोड़ा था। एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे टॉपिक नया पढ़ाते हैं। चलो सुनते हैं जी, क्या क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ एटम्स निकालने। ठीक है, इन 0.1 मोल। ठीक है, कोई ट्राई एटॉमिक गैस है। सर पहली बात तो ये ट्राई एटॉमिक गैस क्या होती है। ठीक है, ट्राई एटॉमिक गैस कहने का मतलब है एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स होंगे। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स होंगे। सर कोई एग्जांपल दो। ये देखो, 1 मॉलिक्यूल हैज 3 एटम्स। ठीक है, एग्जांपल जैसे ओजोन, देख रहे हैं आप, एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं। और कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक CO2। ठीक है, एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं, तो ये भी ट्राई एटॉमिक। ठीक है, साइड में कहीं लिखिए, मैं बोल रहा हूं। ठीक है, फिर मैं आगे पीछे जाऊंगा तो तुम्हें परेशानी होगी, इसी कारण मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए। ठीक है, एटॉमिसिटी क्या लिखेंगे, एटॉमिसिटी। नंबर ऑफ एटम्स, डेफिनेशन क्या है एटॉमिसिटी की, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। ठीक, उसे क्या बोलते हैं, एटॉमिसिटी। ठीक, लाइक ये क्या है, हीलियम क्या है, मोनोएटॉमिक। इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, पता ही है इसका एटम और मॉलिक्यूल सेम होता है, फर्स्ट क्लास में पढ़ा है हम लोगों ने। O2, इसके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम्स है। ठीक, ये डायटॉमिक है, और ट्राइएटॉमिक वगैरह तो देख ही लिए, जैसे ये CH4। ठीक है, मीथेन में एक मॉलिक्यूल में एक कार्बन का एटम है, 4 हाइड्रोजन का एटम है, तो ये पेंटाटॉमिक है। मेरे ख्याल से समझ आ गया। ठीक है, तो छोटी सी ही चीज बताइए, कोई खास नया नहीं है। चलो भाई वापस आ रहे हैं क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, द नंबर ऑफ एटम्स इन 0.1 मोल। मैंने पहले भी आपसे लास्ट क्लास में बोला था, आज भी रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, क्या, जब भी आपको एटम फाइंड आउट करने हो ना, पहले तो कर लिया करो मॉलिक्यूल फाइंड आउट। क्या कर लिया करो, मॉलिक्यूल। क्या मोल और मॉलिक्यूल का कोई रिलेशन होता है, यानी कि मैं ये पूछ रहा हूं क्या मोल का कोई फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूल। यस सर, लास्ट क्लास में सिखाया आपने। क्या है वो फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, दैट इज सर मॉलिक्यूल्स, दैट इज पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू इन्होंने बोला है कि क्या रखनी है, 6.02 इंटू 10⁻23 मोल्स दे रखे हैं, मॉलिक्यूल आपको फाइंड आउट करने हैं। तो 0.1 क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बेटा। यस सर, अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट पेज पे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। 0.1 को बेटा हमने मल्टीप्लाई किया 6.02 इंटू 10⁻23। 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा, आपको पता ही है क्या बन जाएगा, ये 6.02 इंटू 10⁻22। 1/10 हो गया ना, एक 10 से 10⁻23 का एक 10 कट गया तो 10⁻22 बच गया। ठीक, मॉलिक्यूल्स पता चल गए यार, बट हमें मॉलिक्यूल थोड़ा पूछा है, हमें तो क्या पूछा है, क्या एटम्स पूछा है। और क्या लिखा हुआ है, ट्राई एटॉमिक गैस। एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स है, बस खत्म हो गया भाई। 1 मॉलिक्यूल हैज एटम्स कितने, 3। तो बताओ भाई इतने मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे। सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। 1 रुपए की 3 कैंडीज आती हैं, तो इतनी रुपीस की कितनी कैंडीज आएंगी। सर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। एज एटम्स 3 इंटू 6.02 इंटू 10⁻22 आ जाएगा 18.02 इंटू 10⁻22। क्या ऐसी कोई ऑप्शन दे रखी है क्या,
18 नहीं सर, ये तो 10⁻22 तो है, बट ये 1.8 है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं। ठीक है, तो आंसर यही है 1.806, ठीक है, इंटू 1.806 इंटू 10⁻23 लिखा हुआ है, वो यही है ना, वो यही है ना, 18.06 आना था ना, 3 से मल्टीप्लाई किया ना। कैलकुलेशन मिस्टेक थोड़ी बहुत हो जाती है, ठीक है, एंड नहीं होनी चाहिए थी, बट स्टिल लास्ट क्लास में भी हुई है। एक C कुछ भी था 60, H122 वाला 842 आना था, 844 लिख दिया, या कुछ ऐसा ही हुआ है। बट हाँ, ये छोटी छोटी गलतियां, ये आप मान सकते हैं, ठीक है। यही थोड़ा डिफरेंस भी है यार, ऑनलाइन ऑफलाइन में होते हैं, बच्चे खुद बोल देते हैं अरे सर आपने वो 3 से मल्टीप्लाई नहीं किया, बट दैट्स हाउ इट हैपेंस, ठीक है। अच्छा, वापिस आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये रहा हमारा आंसर, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं जी। एक और क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस क्लास से ही रिलेटेड है, ठीक है। आप सबको दिख रहा है पूरा क्वेश्चन? हाँ दिख रहा है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? दैट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है, लिख लेते हैं पहले प्रॉपरली। मिक्सचर है गैसेस का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कोई कंटेनर मान लेते हैं बेटा, ये रहा कोई कंटेनर जिसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, दैट इज हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, ठीक है। are in the ratio of 1:4 W/W। हालांकि मैंने W/W का मीनिंग बाद में भी बताना है इस चैप्टर में, बट क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले थोड़ा सा बता देते हैं, ठीक है। W/W का मतलब है मास बाय मास। ये जो रेशो दे रखी है मास बाय मास दे रखी है, ठीक, यानी कि मास ऑफ हाइड्रोजन रेशो मास ऑफ ऑक्सीजन इज 1:4। क्या मतलब है इसका? अगर आपने हाइड्रोजन का इसके अंदर मास 1 ग्राम माना तो ऑक्सीजन का कितना मानेंगे आप? 4 ग्राम मानेंगे, ठीक, ठीक है जी। आगे क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द मोलर रेशो। अच्छा, मास की रेशो दे रखी है, मोल्स की रेशो पूछी हुई है, ठीक है। तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? क्या मास और मोल्स का कोई रिलेशन होता है? मैं इनडायरेक्टली ये पूछ रहा हूं, क्या नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने का कोई तरीका होता है मास की टर्म्स में? यस सर, कल बताया था, मास बाय मोलर मास, ठीक है। मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन, टेंशन इसकी लेनी नहीं, क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। नहीं होगा तो कम से कम इतना तो जरूर लिखा होगा, इतना तो जरूर लिखा होगा, ठीक है। क्या मोलर मास निकाल सकते हैं हम लोग हाइड्रोजन का? यस सर, 1 × 2 ग्राम आ जाएगा। आई एम सॉरी। तो मोलर मास हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा? दैट इज 32 ग्राम, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करनी है? मोलर रेशो, मोल्स की रेशो। लो भाई कर लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन क्या फॉर्मूला था? मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। लो भाई, मास ऑफ हाइड्रोजन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन का क्या फॉर्मूला होगा? मास ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। डिनोमिनेटर को किसी चीज से डिवाइड करते हैं तो वो ऊपर चला जाता है। क्या बच्चा पार्टी, ये हम लोगों को गिवन है, ये वाली रेशो हमें गिवन है, मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑक्सीजन की रेशो गिवन है। कितनी गिवन है सर? 1/4 गिवन है। मोलर मास हाइड्रोजन का अभी पीछे फाइंड आउट किया, क्या वो 2 था? मोलर मास ऑक्सीजन का अभी पीछे फाइंड आउट किया, क्या वो 32 था? क्या आंसर आ जाएगा 4:1? आ गई मोल्स की रेशो। देखें कोई ऐसी ऑप्शन है? 4:1, 4:1, ये रही ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब थोड़ा सा कुछ नया इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं और फिर उनके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। वैसे जो नया भी इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूं वो पिछली ही क्लास से रिलेटेड है, बट हाँ एक आध लाइन बोल देंगे तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा कि हाँ यार कुछ पढ़ा दिया है ना। चलिए शुरू करते हैं मोल के बारे में। क्या लास्ट क्लास में हम लोगों ने नंबर ऑफ मोल्स का, एन का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स का, ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था? मास बाय मोलर मास। हाँ सर पढ़ा था। अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स 1 रखना चाहता हूं, ये लेफ्ट मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1,
ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड 1 हो गई, यस सर। राइट हैंड साइड को भी 1 होना पड़ेगा, दोनों इक्वल है, यस सर, ठीक है। तो यानी के दिस इज इक्वल टू दिस। हाँ सर, वो बड़ी सिंपल सी बात है, तभी तो 1 आएगा अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू दिस। तो मैं देखो जरा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर यहां पर 1 रख दूं, क्या मास ऑफ सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास, यस और नो? यस सर। क्या इस लाइन को, ये जो हमने लिखी है, क्या इस लाइन को ऐसे इंटरप्रेट किया जा सकता है? कैसे इंटरप्रेट किया जा सकता है सर? कि 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, अरे कुछ तो होगा वो, मतलब कि मॉलिक्यूल होगा, आयन होगा, हैज मास इक्वल टू मोलर मास, है ना? मास इज इक्वल टू मोलर मास कब? जब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। 1 मोल का जो मास होगा वो किसके बराबर होगा? मोलर मास। सर आपने अभी लाइन बोलते हुए आपने पता क्या बोला? सब्सटेंस को पता क्या बोला आपने ना मॉलिक्यूल बोला, आयन बोला, बट आपने एटम नहीं बोला। ऐसा क्यों? पार्टिकल तो 3 तरह के होते हैं ना, आपने सिखाए थे, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, ठीक है। अगर मैं देखो, अच्छा, मॉलिक्यूल के जो यहां पर लिखते हैं, है ना, पता है ना, मोलर मास बोलते हैं, ठीक है। आयन का यहां पर क्या लिखते हैं? सर बोलते तो उसे फॉर्मूला मास है, बट होता वो मोलर मास ही है। कल की क्लास की शुरुआत ही यहीं से हुई थी, ठीक। यानी कि मॉलिक्यूल्स कह लो या आयंस कह लो, हम यहां पर मोलर मास ही लिखते हैं, ठीक है। बट अगर मैं एटम के बारे में बात कर रहा होता तो आपको पता है ना, यहां पर क्या लिखा जाएगा? एटॉमिक मास लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? एटॉमिक मास। तो अगर ये सब्सटेंस, पता है क्या किसके बारे में बात हो रही है? या तो ये मॉलिक्यूल होगा और यहां आयंस होंगे, ठीक है। बट अगर ये एटम होता तो तब क्या करते? यहां पर क्या लिखा जाता? एटॉमिक मास। तो मास किसके बराबर आ जाता? एटॉमिक मास। सो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस क्यों बोलूंगा अब तो मैं इसे क्या बोलूंगा? हाँ, 1 मोल of atoms has mass equal to atomic mass। मॉलिक्यूल या आयन होंगे तो 1 मोल का मास मोलर मास के बराबर होगा। एटम्स होंगे तो 1 मोल का मास किसके बराबर होगा? दैट इज एटॉमिक मास के इक्वल, ठीक है। एक नंबर ऑफ मोल्स का कल एक और फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, कौन सा पढ़ा था सर? पार्टिकल्स बाय एवोगैड्रोस नंबर। मैं नंबर ऑफ मोल्स को 1 रखना चाहता हूं। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे 1 रखूंगा तो इसका मतलब पार्टिकल्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा? एवोगैड्रोस नंबर। कब? जब आपने नंबर ऑफ मोल्स को क्या रखा है? 1। इस लाइन को क्या मैं ऐसे इंटरप्रेट कर सकता हूं कि 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स कितने होते हैं? दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। 1 मोल हैज पार्टिकल्स इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। सर पार्टिकल कौन से? क्या एटम, मॉलिक्यूल, आयन, कोई सा भी, उसमें तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि अगर मास निकालना होगा तब चेंज होता ना। यहां पर तो आप पार्टिकल, अगर आपने एटम्स रखे हैं तो फिर यहां पर मास भी एटॉमिक मास हुआ होगा। अगर आपने यहां पर मॉलिक्यूल रखे हैं तो फिर वहां पर मास जो है वो क्या हुआ होगा? मोलर मास हुआ होगा। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा और टाइम लगा देता हूं आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। जैसे, क्या ये ऑक्सीजन का एटम है? यस सर। क्या ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है? यस सर। क्या ये ऑक्सीजन का आयन है? यस सर। थोड़ा अच्छे से तरह से लिख लें, ठीक है। कोई अगर मुझे कहे कि मेरे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं,
तो पता है उसके पास कितने एटम्स होंगे। सर ये तो 1 मोल की डेफिनेशन में ही आपने बताया था। क्या बताया था कि मोल एक नंबर होता है, जैसे 1 डजन का मतलब 12 होता है, तो 1 मोल का मतलब क्या होगा 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स। क्या 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अगर होंगे तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे सर, कितनी बार बताओगे। डजन का मतलब 12, तो 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। सर मॉलिक्यूल्स क्यों लिख रहे हो, क्योंकि O2 लिखा है ना, और O2 क्या है, मॉलिक्यूल है, ठीक है। सिमिलरली ये आयंस होंगे यहां पे, क्योंकि ये आयन है यार, उसमें कौन सी बड़ी बात है। I'm sorry for the inconvenience. Just give me a sec. कैसे करना है इसको, क्लॉक सॉरी, वापिस आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा ऐसा कर रहे हैं, ये जो 3 लाइनें लिखी है, ठीक है, इनमें से ये वाली लाइन पकड़ लेता हूं, कोई सी भी पकड़ सकते हो आप, कोई ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। क्या जैसे ना आपको एक पहले डेली लाइफ का एग्जांपल समझाता हूं, फिर मैं कंपैरिजन करता हूं, ठीक है। ये मेरा पेन का एक ऐसे कुछ पड़ा हुआ है, इसके अंदर पेन्स है, ठीक है, शायद आवाज आ रही होगी आपको। मान लेते हैं, बोलने के लिए बोल देते हैं कि इसके अंदर 1 मोल पेन्स है। कितने पेन्स हैं 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ठीक है। क्या इसका कुछ मास होगा, मास तो पता है ना, अमाउंट ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन द पेंस, ठीक है। तो मोल नंबर कितना होगा 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23, ठीक है। मास कितना होगा वो कुछ अलग होगा भाई, नंबर अलग होता है, मास अलग होता है। जैसे मेरा मास है, मान लेते हैं दैट इज 80 kg, ठीक है। नंबर कितना है मेरा, एक ही तो हूं मैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे जैसे 2 खड़े होते हैं यहाँ पे, ठीक है। हम कितने लोग होते, सर 2 होते। आप खुद ही तो बोल रहे हो 2 जने अगर होते मेरे जैसे, आपका मास क्या होता, मास होता 80, उसका भी 80, दैट इज 160। तो मेरे ख्याल से नंबर और मास का ये तो कम से कम पता होगा कि नंबर किसे बोलते हैं, मास किसे बोलते हैं, इतना तो पता ही होगा, ठीक है। वापिस आ रहे हैं टॉपिक के ऊपर, जरा ध्यान से देखना। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि इस लाइन को रेफर कर रहा हूं, इस लाइन को रेफर कर रहा हूं, 1 मोल का मास, मोलर मास, 1 मोल के अंदर मॉलिक्यूल्स, एवोगाड्रो नंबर। क्या दोनों लाइनों को मिला के ऐसे बोल सकता हूं कि 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैज मास इज इक्वल टू मोलर मास। सर एटम्स के लिए क्या बोलोगे, एटम्स के लिए क्या बोलोगे, ये लिख दो एटम्स के लिए 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 एटम्स हैज मास इज इक्वल टू कितना, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोलूंगा, ग्राम एटॉमिक मास, पूरा ही लिख देता हूं। सर आयंस के लिए क्या बोलोगे, आयंस के लिए सेम ही बोलूंगा, पता है ना, आयंस का जो फॉर्मूला मास होता है उसी को मोलर मास हम बोल देते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देता हूं, कहने का मतलब है 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 23 पार्टिकल्स का मास कितना होगा, जितना उस चीज का मोलर मास है। जैसे ऑक्सीजन के बारे में बात करें, ऑक्सीजन के 6.0, ऑक्सीजन मतलब O2, ऑक्सीजन के अगर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है मेरे पास, तो उनका मास कितना होगा जो ऑक्सीजन का मोलर मास होता है, दैट इज 32 ग्राम। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर मेरे पास हाइड्रोजन H2 के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है, तो उसका मास कितना होगा, उसका मोलर मास, हाइड्रोजन का मोलर मास अभी क्वेश्चन में भी किया था 2 ग्राम होगा। 6.022 इंटू 10⁻23 अगर मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन के, तो उसका मास कितना होगा, जो मोलर मास होता है नाइट्रोजन का, दैट इज 28 ग्राम। निकालना आता है आप लोगों को, ठीक है। सर एटम के लिए भी बता दो, तो मान लो कोई भी ऑक्सीजन का एटम मान लो
O के बारे में बात कर रहा हूं। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होगा, जितना ऑक्सीजन का क्या होता है ग्राम एटॉमिक मास, दैट इज 16 ग्राम। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स का कल, सिर्फ गैस के लिए और एसटीपी के लिए, सिर्फ गैस के लिए और एसटीपी के लिए। एसटीपी पता है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसका मतलब है टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 atm। जब तक हमें नहीं गिवन होगा प्रेशर 1 बार, हम तो प्रेशर 1 atm ही मान के चलेंगे। क्या ये फॉर्मूला था? यस सर। लेफ्ट हैंड साइड को 1 मान लीजिए, मान लिया। क्या वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी 22.4 लीटर के लिए आ जाएगी? यस सर, यस सर। किसके लिए? किसके लिए? ठीक है, जब नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 1। क्या इसी लाइन को ऐसे बोल सकता हूं? क्या इसी लाइन को ऐसे बोल सकता हूं? 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी has volume is equal to 22.4 लीटर। ठीक, और अब 3 इक्वेशंस है। मैं पीछे कुछ लिखूंगा नहीं क्योंकि आपको थोड़ा प्रॉब्लम था पीछे लिखने में, लिखूंगा नहीं, सिर्फ इक्वेशंस का नाम दे रहा हूं। नाम तो दे ही सकता हूं यार, इतना तो मतलब कि रिजिड नहीं होंगे मेरे ख्याल से आप। ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2, और हम कहां थे? ये रही, दैट इज इक्वेशन 3। ठीक, इन तीनों इक्वेशंस को दोबारा लिख रहा हूं। ठीक है, कुछ ऐसे मैंने पीछे ऐड नहीं किया ताकि आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, कल बच्चे फिर कुछ कमेंट कर रहे थे, सर नोट्स कैसे बनाएं? ये नोट्स ही है भाई साहब, ये नोट्स ही है। ठीक है, अगर आपको लगे ये नोट्स नहीं है तो आई मीन उसका मेरे पास कोई जवाब तो है नहीं, आई वुडंट से। ठीक है, कई बच्चे ने, एक आदमी ने ये कमेंट किया, सर किसी ने नोट्स बना लिए हो तो मेरे को सेंड कर दे। ठीक है, क्या आप जब डॉक्टर बन जाएंगे, जब आपका अपना हॉस्पिटल होगा या अपना क्लिनिक होगा, तो लोगों को भी ऐसे कहेंगे, अरे किसी के पास अगर पेशेंट आ गए हो तो वो मेरे को सेंड कर देना, है ना? या कोई अगर किसी ने नीट एग्जाम देने जाना हो तो मेरा एग्जाम देने चले जाना। भाई साहब नोट्स खुद बनाने पड़ते हैं, ये मैंने कल भी समझाया था, बट फिर भी कुछ बच्चों को समझ नहीं आया था तो आज मुझे रिपीट करना पड़ा। ठीक है, चलिए इन तीनों इक्वेशंस को बेटा दोबारा लिख रहा हूं, कुछ नया नहीं लिख रहा हूं। क्या? 1 मोल का मास सर मोलर मास के बराबर होगा। कोई पूछ ले 5 मोल्स का मास बताओ, किसी भी चीज के 5 मोल्स का मास, भाई उसका मोलर मास तो निकालना आता है, 5 से मल्टीप्लाई कर देना। 1 मोल के अंदर पार्टिकल्स, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। कोई पूछे कि 10 मोल के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो 10 इंटू एवोगैड्रो नंबर। 25 मोल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 25 इंटू एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी हैज वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर। कोई पूछे जी 6 मोल्स किसी गैस के हैं एसटीपी पे, उसकी वॉल्यूम बताओ, भाई 6 इंटू 22.4 लीटर। 10 मोल्स हैं, सॉरी 10 मोल्स हैं गैस के एट एसटीपी, उसकी वॉल्यूम बताओ, तो 10 इंटू 22.4 लीटर। खत्म भाई। ठीक है, आप इनको तीनों को आपस में रिलेट भी कर सकते हो। कैसे रिलेट कर सकते हो? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स का मास कितना होगा? मोलर मास, क्योंकि ये भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है। 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स की वॉल्यूम कितनी होगी अगर वो गैस है और एसटीपी पे है, तो दैट इज 22.4 लीटर। मैं और एक बार बोल देता हूं। ठीक है भाई, मास अलग होता है, पार्टिकल्स अलग होते हैं, वॉल्यूम अलग होता है। मैंने अभी एग्जांपल भी दिया था, मैं फिर दोबारा एग्जांपल दे देता हूं अपना। जैसे मेरी बॉडी का मास क्या है, मैंने बोला 80 kg, 80। ठीक, मेरा नंबर कितना है? नंबर मतलब मैं कितने हैं मेरे जैसे, दैट इज 1। ठीक, मास अलग है, नंबर कितना है? 1।
वॉल्यूम कितनी है सर आपकी बॉडी की? मैं जहां पे खड़ा हूं ऑब्वियसली, देखो पहले मैं हट गया, यहां से हट गया, अब मैं यहां पर आ गया, जहां पर मैं अभी आया हूं वहां पर पहले एयर थी। हां सर, जब आप हट गए देखो एयर आ गई वहां पे वापस, ठीक है। अब मैं जहां पर आया हूं वहां पर कुछ एयर थी, क्या मैंने एयर को डिस्प्लेस कर दिया? हाँ सर, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो वॉल्यूम कितनी है मेरी बॉडी की? जो आपने एयर डिस्प्लेस करी ना, यहां से हटा, अरे एयर को मैंने धक्का मार के तो आया हूं यहां पे, और कैसे आऊं? पहले पहले यहां पे एयर थी, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या होगी? जितनी जगह यहां पर घेर रखी है मेरी बॉडी ने, ठीक है, जितनी जगह यहां पर घेर रखी है मेरी बॉडी ने, वो क्या कहलाएगी? मेरी बॉडी की वॉल्यूम। तो देखो मास क्या होता है वो पता चल गया, नंबर क्या होता है वो पता चल गया, वॉल्यूम क्या होती है वो पता चल गई। वैसे ये 6th 7th 8th 9th 10th में आपने सीखी होंगी चीजें, बट जानबूझ के लेट्स गेट इनटू द हैव अ जिस्ट ऑफ इट, कि कोई ये कहे जी मैंने वो भी नहीं सीखा हुआ, तो कोई बात नहीं, वो भी बता दिया गया। मैं 2 मिनट और इस पे लगाऊंगा, फिर हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। मैंने पहले तो इसको रिलेट करके दिखाया, ऐसे भी बोल सकते हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं, किसी भी चीज के मोलर मास के अंदर, ठीक है, पार्टिकल्स कितने होंगे? दैट इज एवोगैड्रो नंबर। किसी भी चीज के मोलर मास के अंदर अगर वो गैस है और एसटीपी पे है तो उसकी वॉल्यूम कितनी होगी? दैट इज 22.4 लीटर, ठीक है। ऐसा करते हैं, इसके ऊपर एक दो आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे मूव करते हैं। किस तरह का क्वेश्चन ले लें, कोई एक बार सोच लें माइंड में बस, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो कल का ही है ये क्वेश्चन, कल का ही है, बस एक करने का तरीका एक और पता चल गया, ठीक है। 40 find mass of 44.8 liter of कार्बन डाइऑक्साइड एट एसटीपी। भाई साहब कल ऐसे क्वेश्चन कराए हैं हमने, कल वाले मेथड से आप कर सकते हो, मैं आज वाले मेथड से सिखाना चाहता हूं, ठीक। कैसे? क्या अभी अभी हमने बोला कि 22.4 लीटर ऑफ गैस एट एसटीपी हैज मास इज इक्वल टू, दैट इज मोलर मास। तो 22.4 लीटर 4 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हैज मास दैट इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ CO2। क्या सबको CO2 का मोलर मास निकालना आता है? सर अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए गए हैं, उसमें CO2 का फाइंड आउट भी किया था, दैट इज 44 ग्राम, ठीक है। तो बताओ 44.8 लीटर का मास कितना होगा? क्या वो 88 ग्राम आ जाएगा? ठीक, ये कल वाले कॉन्सेप्ट से भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, फिर वही कंडीशंस अप्लाई, आपने कल की क्लास ली थी, उसके नोट्स बनाए थे, उसको रिवाइज किया था, तभी आप कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो सब है ना, जग सूना सूना लागे वही होगा आपके साथ, ठीक है। बट मेक श्योर करें कि आप क्लास रिवाइज जरूर करें, ठीक है। आज कुछ और टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे, बट थोड़ा पढ़ लें, वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। वापिस आ रहे, अब कुछ क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं यार, जो जो सीखा है। हाँ जी, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन तो पढ़ना पड़ेगा जी, मैं भी पढ़ता हूं। क्या? मास ऑफ 1 एटम ऑफ एक्स, एक एटम ऑफ एक्स का मास दे रखा है, 1 एटम ऑफ एक्स हैज मास 6.642 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम, ठीक है। आगे बढ़ते, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स कंटेन्ड इन 40 kg। नंबर ऑफ मोल्स आपको फाइंड आउट करने हैं, किसमें? 40 किलोग्राम में। किसमें? 40 किलोग्राम में। क्या बेटा किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आता है? यस सर, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 40,000 ग्राम हो जाएगा, ठीक है सर। अब देखिए, मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। क्या नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला कोई मास की टर्म्स में होता है? हां सर होता है। क्या
मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। अरे रुको रुको सर, अभी अभी क्वेश्चन किए थे आपने, ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल रहे थे, अब आप ग्राम एटॉमिक मास बोल रहे हो। मैंने आज ही इसको एक्सप्लेन किया है, फिर दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। बात किसके बारे में हो रही है? एटम के बारे में। यहां पर मॉलिक्यूल लिखा होता तो मैं पक्का पक्का यहां पर मोलर मास बोलता, बट एटम बोला हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा? ग्राम एटॉमिक मास। सबको पता है हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं, मास हमें दे रखा है, बस ग्राम एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लो, क्वेश्चन सॉल्व। ठीक, क्या फाइंड आउट करना है हमें? ग्राम एटॉमिक मास। ठीक, मजबूरी है, पीछे जाके मुझे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपने नोट्स बनाए होंगे तो आपको तो पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं ही जा रहा हूं ना पीछे, मैं ही जा रहा हूं ना पीछे, आप तो नहीं जा रहे। ठीक है, तो उसमें कौन सी टेंशन वाली बात है? ठीक है, ये देखिएगा क्या बोला था, 1 मोल हैज मास इज इक्वल टू मोलर मास, मॉलिक्यूल या आयन के लिए। यही एटम होता तो क्या यहां पर आ जाता? ग्राम एटॉमिक मास। क्या आ जाता है यहां पर? ग्राम एटॉमिक मास। फिर वही, क्या मैं इन दोनों को रिलेट कर सकता हूं? यस सर, रिलेट कर सकते हो। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास। समझ गए हो ना मैं मोलर मास की जगह ग्राम एटॉमिक मास क्यों बोल रहा हूं भाई? 5 या 6 बार बता दिया आज ही की क्लास में कम से कम। ठीक है, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा? दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। अगर मैं एटम्स की जगह मॉलिक्यूल बोल रहा होता तो यहां पर मोलर मास बोल देता, अगर आयन बोल रहा होता तब भी मोलर मास, फॉर्मूला मास सेम ही होता है। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। भाई कुछ ऐड नहीं किया मैंने, सिर्फ पीछे जाके बताया कि कहां से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं। तो एक एटम का मास मुझे दे रखा है, एक एटम का मास मुझे दे रखा है, अगले पेज पे चलना पड़ेगा। 1 एटम हैज मास इज इक्वल टू कितना था? 6.642 इंटू 10⁻⁻23 था। हाँ, -23। अभी अभी लाइन क्या बोली मैंने? अभी अभी जो पीछे जाके लाइन क्या बोली कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास। कितना होगा? ग्राम एटॉमिक मास। एक एटम का इतने, तो इतने एटम्स का कितना होगा? सर मल्टीप्लाई कर दो, 6.642 इंटू 10⁻⁻23 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी बेटा, दैट इज 40 ग्राम। ठीक, क्या इतना पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 का जो मास आता है वो ग्राम एटॉमिक मास है, वो ग्राम एटॉमिक मास है। लो भाई, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करने थे? नंबर ऑफ मोल्स, जो कि किसके बराबर होते हैं? मास डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास। क्वेश्चन के अंदर जो मास दे रखा था 40 kg, उसको ग्राम में कन्वर्ट किया था तो ये आ गया था, डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास जो हमने फाइंड आउट किया। क्या आंसर आ जाएगा? 1000, दैट इज 10⁻³ मोल्स। क्या कोई ऐसी ऑप्शन दे रखी है? यस सर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एम्स 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते, एक और क्वेश्चन देखते। क्या है जी क्वेश्चन? सपोज, पहले लिख लें, हाँ, सपोज द एलिमेंट्स x एंड y, दो एलिमेंट्स हैं, एक का नाम x है एक का y है, टू फॉर्म टू कंपाउंड्स xy2 एंड x3y2। x और y आपस में कंबाइन करने के बाद बेटा एक तो बना रहा है xy2 और एक बना रहा है x3y2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, व्हेन 0.1 मोल ऑफ xy2, हमारे पास मोल्स दिए हुए हैं xy2 के, कितने दिए हुए हैं? 0.1। ठीक है, और मास कितना दिया है उसका? 0.1 मोल ऑफ xy2 वेस्ट 10 ग्राम। तो मास ऑफ xy2 कितना दिया हुआ है? 10 ग्राम। ठीक है, आगे बढ़ते। ठीक है, एंड 0.05 मोल्स ऑफ x3y2, आपके पास मोल्स दिए हुए हैं x3y2 के, कितने दिए हुए हैं? 0.05। ठीक है, उसका मास दे रखा है,
उसका मास दे रखा है x3y2 का 0.05 मोल्स का मास दे रखा है। कितना दे रखा है? 9 ग्राम। ठीक है, आपको एटॉमिक वेट बताना है x का और y का। एटॉमिक वेट बताना है किसका? x का और y का। एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट कह लो, मास कह लो, केमिस्ट्री में दोनों सेम है। ये फाइंड आउट करने हैं आपको, ये फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, क्या मैं इन दोनों को लेट कर लूं? एटॉमिक वेट ऑफ x को एटॉमिक वेट ऑफ y को लेट कर लूं कि कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। हां सर, लेट कर लीजिए। मैं उसे लेट कर रहा, अरे यार, मैं उसे लेट कर रहा हूं, दैट इज a, और इसको मैंने क्या लेट कर लिया? b। ठीक है, ठीक है सर, चलो वो लेट भी कर लिया आपने। ये बताओ इसको कैसे करना है भाई? कोई नंबर ऑफ मोल्स और मास का कोई रिलेशन पता है आपको? अच्छा हाँ सर, आपने कल भी सिखाया था, आज भी हमने क्वेश्चन किए। नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला होता था मास बाय मोलर मास, बस उसे रख लो, क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएगा। हमें तो बस एक चीज पता होनी चाहिए, मास और मोल्स का रिलेशन, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे? देखो जरा, मोल्स ऑफ XY2, सर मोल्स का फॉर्मूला क्या होता था? मास ऑफ XY2 बाय मोलर मास ऑफ XY2। क्या हमें क्वेश्चन के अंदर मास दे रखा है XY2 का? यस, 10 ग्राम। मोल्स भी दे रखे हैं 0.1, मास आ गया 10, मोल्स आ गए 0.1। मोलर मास कैसे निकालते थे? मोलर मास निकालना तो आता होगा कम से कम। ठीक है, दैट इज एटॉमिक वेट ऑफ x इंटू 1 समझ गए ना, क्योंकि x यहां पर 1 है। एटॉमिक वेट x का पिछले पेज पे लिख, नोट्स बना रहे हो, पता ही है आपको कितना लेट किया था? a इंटू 1, क्योंकि 1 है यहां पे, प्लस y के कितने हैं यहां पर? एटम्स कितने हैं? 2, और उसका एटॉमिक मास कितना हमने लेट किया था? दैट इज b। तो क्या 2 भी आ गया? क्या बेटा, यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या आ गई? 10.1a प्लस 0.2b इज इक्वल टू 10। ठीक है, क्या ऐसी ही इक्वेशन हम लोग x2y3 की बना देते? इसको इक्वेशन 1 मान लिया मैंने। अगले पेज पे मोल्स ऑफ क्या था? x2y3, बस देखने जा रहा हूं, पीछे है x3y2, x3y2, और मास उसका 9 ग्राम है। ठीक है, दैट इज मास ऑफ x3y2 बाय मोलर मास ऑफ x3y2। मोल्स कितने दे रखे थे क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन के अंदर मोल्स कितने दे रखे थे उसके? 0.05। मास दे रखा था 9। x3y2 का मोलर मास कैसे फाइंड आउट करूंगा? आपको पता है x का कितना होता है? a ले रखा है हमने, लेट किया, तो यहां पर 3a आ जाएगा। b का y का b लेट किया हुआ था, 2b आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, 0.15a 0.1b इज इक्वल टू 9। इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं बेटा। इक्वेशन 1 को पीछे से देख के लिख रहा हूं यहां पे सिर्फ, 0.1a प्लस 0.2b इज इक्वल टू 10। 0.1a 0.2b इज इक्वल टू 10। क्या लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करनी आती है? पक्का श्योर है इस बारे में? क्लास 10th में भी सीखा होगा। कोई ऐसा तो नहीं होगा क्लास में बच्चा कि 12th पास हो गई है और 2 लीनियर इक्वेशन ही सॉल्व ना करनी आती हो। ठीक है, ऐसा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा जी। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो मास ऑफ x जो आएगा और जो मास, एटॉमिक मास ऑफ x एंड y, ठीक है, वो पता है किसके बराबर आएगा? वो आएगा 40-30। हाँ, 40 एंड 30, 40 एंड 30। और अगर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व भी नहीं करनी आती है तो भैया बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है भाई, घनी मुश्किल है यार। मतलब कि ना 6, 7, 8, 9, 10th का मैथ नहीं सिखा सकता हूं मैं केमिस्ट्री सिखा सकता हूं। अगर कल को कोई कहे जी मुझे तो 12 into 3 भी नहीं पता, ठीक है, वो आप सिखाओ, ठीक है, तो बड़ा मुश्किल है भाई, बड़ा ही मुश्किल है। ठीक है ना, ऐसे लोग तो फिर डॉक्टर बन जाएंगे
और जो फीस होगी 600 रुपीज़, जो पेशेंट आया उसने 1000 रुपीज़ दे दिए, फिर उसके बाद यही नहीं डॉक्टर साहब को पता चलेगा भाई इसको वापस कितने देने थे यार, कितने 400 के 300, ठीक है। उसी को फिर बोल रहे होते हैं अरे देख लो आपके पास छुट्टा हो तो वही दे दो मेरे को, ठीक है। तो प्लीज ऐसे डॉक्टर ना बने, ठीक है। मैंने ये नहीं बोला कि ऐसे लोग डॉक्टर ना बने, ठीक है, मैंने ये बोला कि ऐसे डॉक्टर ना बने, दोनों में फर्क है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है जी? 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स, एटम्स है याद रखिएगा, एटम्स ऑफ एन एलिमेंट का मास इतना दे रखा है, आपसे एटॉमिक मास पूछा हुआ है। किसी के 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स का मास कितना दे रखा है? 1.15 ग्राम, ठीक है। आपसे एटॉमिक मास पूछा हुआ है। ग्राम एटॉमिक मास के बारे में 2 मिनट में बात करता हूं, पहले ग्राम एटॉमिक मास के बारे में बात करता हूं, ठीक है। पीछे से दिखा दूं फिर वो पेज, ठीक है। वैसे तो आपको क्या जरूरत, मैं जा रहा हूं ना पीछे, पीछे जाके लिखूंगा कुछ नहीं भाई, ठीक है। आप नोट्स बना रहे हैं, आप बस थोड़ा पेज पीछे पलटा लेना, थोड़ा हाथों की एक्सरसाइज हो जाएगी। कहां गया वो, कहां गया, ये रहा, हाँ ये रहा पेज, ठीक है। 6 से 7 बार तो आज ही रिपीट कर दिया है, फिर भी एक बार और से क्या, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होगा पता है ना। यहां पर फिर मोलर मास की जगह पर क्या आ जाना है, ग्राम एटॉमिक मास। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होगा, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। बस उसी को क्वेश्चन में यूज कर रहे हैं। अगर 3.011 इंटू 10⁻22 एटम्स का मास दे रखा है तो 6.022 एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास निकाल लेते हैं, वो होगा ग्राम एटॉमिक मास। एटॉमिक मास 2 मिनट में बात करता हूं, पहले ग्राम एटॉमिक मास तो निकाल ले, कम से कम निकाल लो सर। 3.01 इंटू 10⁻22 एटम्स का मास इतना है, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास 1.15 डिवाइडेड बाय 3.011 इंटू 10⁻22 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये 2 के टेबल पे, ये 10, 1.15 इंटू 2 इंटू 10 करोगे इसको 23 ग्राम आ जाएगा। क्या ये ग्राम एटॉमिक मास है? यस सर, ग्राम एटॉमिक मास आ गया। इन्होंने एटॉमिक मास पूछा हुआ है। जब भी सिर्फ एटॉमिक मास लिखा हो, ना उसके आगे कुछ लिखा है ना उसके पीछे कुछ लिखा है, ठीक है ना, सिर्फ एटॉमिक मास लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि उन्होंने राम पूछा है, दैट इज रिलेटिव एटॉमिक मास। हम सबको पता है रिलेटिव एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है, यानी कि राम किसके बराबर आ जाएगा, 23 यू कह लो, एएमयू कह लो, बात क्या थी, सेम, ठीक है। अब किसी महारथी के दिमाग में यह क्वेश्चन भी आ सकता है, फिर वही बात, आपने तो बोला था गाम जो है वो राम के बराबर होता है, वो तो आपने कन्वेंशनल स्केल में बोला था ना। ये अगर नॉन कन्वेंशनल स्केल होता तो ये होता, तो इसने लिखा होता, इसने लिखा ही नहीं है, तो ये कन्वेंशनल स्केल ही होगा। 1-2 बच्चों ने और पूछा सर ये कन्वेंशनल स्केल ही क्या होता है? यार मुझे पता नहीं था कि इतने उच्च लेवल का क्वेश्चन भी आ सकता है। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एक्चुअली। कभी कभी होता है आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो तो किसी चीज के लिए। कन्वेंशनल स्केल क्या होता है? पूरा पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है वो कन्वेंशनल स्केल ही है, ठीक है। यानी कि अगर जब आप लिखते हो ऑक्सीजन का ऊपर लिखते हो ना एटॉमिक मास 16, वो कन्वेंशनल स्केल पे ही है। हाइड्रोजन का ऊपर लिखते हो ना 1, वो कन्वेंशनल स्केल पे ही है। हीलियम का ऊपर लिखते हो ना 4, वो कन्वेंशनल स्केल पे ही है, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल तो मैंने बोला था अगर कल को यूपीएससी डेफिनेशन वगैरह चेंज कर दे वानी एमयू की तो, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये कन्वेंशनल स्केल ही होगा। तो राम गाम के बराबर होगा। राम किसके बराबर होगा? 23 एएमयू, ये 23 यू, दैट इज आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है भाई? अरे ये तो बड़ा आसान पूछ लिया यार, ठीक है। एम्स 1996 में क्वेश्चन आया था, क्या एवोगैड्रो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स का मास कितना होगा? भाई पीछे जाने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी मेरे ख्याल से यार, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का मास कितना होगा? दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल लिखा होता यहां पर मॉलिक्यूल लिखा होता तो एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स का, सॉरी एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास कितना होता है? दैट इज मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। बट एटम लिखा है तो ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। अब ये भी बताना पड़ेगा क्या कि ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास
16 होता है। मेरे ख्याल से पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ी है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास कितना होता है, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। आगे बढ़ते हैं। देखो जी अगला क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ, ये नई टर्म बोल रहे हैं कुछ सर आप, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 4.2 ग्राम ऑफ N3 नेगेटिव, इसको अजाइड आयन बी बोलते हैं। ठीक है सर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आपने अभी तक नहीं पढ़ाया, मान गया, एग्री कर गया इस बात पे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो पढ़ाया, पहली क्लास में पढ़ाए थे। ठीक है, मैंने पहली क्लास में एक आयन के अंदर कैसे इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं वो सिखाया। अब ये मत कहना नहीं सिखाया, गो बैक टू, गो बैक क्यों, आपने नोट्स बनाए होंगे, नोट्स में पीछे जाइए, चेक करिए एक आयन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर नोट्स नहीं बनाए हैं, ठीक है, तब मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है, मतलब कि मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया कि मैं क्या बोलूंगा आपको इस बारे में। नोट्स नहीं बनाए हैं तो बहुत मुश्किल होने वाली है फिर आगे। ठीक है, अगर आप सोच रहे हैं कि बिना नोट्स बनाए सिर्फ वीडियो देख देख के काम चल जाएगा, ठीक है, तो बड़ी मुश्किल होने वाली है। दूसरा, मैं कुछ और लोगों से भी कहना चाहता हूं यार, मैंने शायद कल देखा डाउट ग्रुप में या परसों देखा, आई डोंट रिमेंबर इट एग्जैक्टली, किसी बच्चे ने लिखा हुआ था बैकलॉग हो गया। उस्ताद तुम धरती से ही हो ना, अर्थ है ना, मंडे को क्लास शुरू हुई, आज थर्सडे है, बैकलॉग कैसे हो गया? कैसे बैकलॉग हो गया भाई? मतलब अगर आपकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी देन आई एग्री, मैं मान जाता हूं। ठीक है, और अगर आपको लगा कि अरे कर लेंगे शुरू, ठीक है, वेडनेसडे शुरू किया होगा या ट्यूसडे शुरू किया होगा, ठीक है, तो फिर बहुत बड़ी मुश्किल में आप फंसने वाले हैं। अभी नहीं है तो फिर फंस जाएंगे। ठीक है, एक और बात उनके लिए, ठीक है, हो सकता है आप में से कई बच्चों ने यकीन बैच इस कारण ले लिया हो कि चल यार ऐसा करते हैं, पहले ना अपना वो दे लेंगे टेस्ट जो अभी नीट का आएगा 2021 का, उसके बाद इसकी क्लासेस वगैरह ले लेंगे, रिकॉर्डेड तो पड़ी हुई हैं। ठीक है, तब भी आप बहुत गलत ट्रैक पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीट 2021 का एग्जाम मत दीजिए, आई हैवंट सेड दैट। ठीक है, वो एग्जाम दीजिए। अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा भी देख रहा है जिसने ये सोच रखा है यार मैं तो 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं ना, मैं नहीं दे रहा इस साल एग्जाम, तब भी आप बेवकूफ हैं। ठीक है, और अगर आप तब भी उसी कैटेगरी में लाई करेंगे जब अगर आपने कोर्स परचेज कर लिया, पहले सोचा मैं एग्जाम दे दूंगा, फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद मैं सोचूंगा कि मैंने ये क्लासेस लेनी शुरू करनी है कि नहीं, तब भी आप बेवकूफ हैं। ठीक है, आपने बैच परचेज कर लिया तो पहली क्लास से क्लास लेना शुरू करिए। एक और जो तीसरी कैटेगरी है, मान लीजिए आज या आपने मतलब कि आज क्लास जिस दिन रिकॉर्ड हो रही है, शायद मान लीजिए आप 15 दिन बाद आपने बैच खरीदा, ठीक है, और आप सीधा रैंडमली 4th क्लास पे आ जाएं या 8th क्लास पे आ जाएं या 10th क्लास में आ जाएं, यार आज देखते हैं क्या क्लास आ रही है ना, पहले उसको कर लेते हैं, पीछे वाली क्लासेस तो फिर बाद में करते रहेंगे। ठीक है, डोंट डू दिस, इसको इंग्लिश में सुसाइड बोला जाता है। ठीक है, क्लास का मतलब होता है पहले आप पहली क्लास लेंगे, उसके नोट्स बनाएंगे, उसको रिवाइज करेंगे, उसकी डीबीपी सॉल्व करेंगे, फिर आप सेकंड क्लास पे आएंगे, नोट्स बनाएंगे, रिवाइज करेंगे, डीबीपी सॉल्व, फिर थर्ड क्लास पे आएंगे। ऐसे नहीं कि आज मान लेते हैं 8th क्लास चल रही है और 8th क्लास में आपका पहला दिन था, चल यार आज क्लास लेके लेते हैं, फिर टीचर को कहेंगे अब समझ नहीं आ रहा सर कुछ भी, सर बताओ ना सर। ठीक है, तो ऐसी हरकतें ना करें। ठीक है, खतरों के खिलाड़ी ना बने, पहली क्लास से देखें और आगे यूज करें। एक कल बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था डाउट ग्रुप में मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने सोचा मैं क्लास में जाके ही बात करूंगा, वो ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि सबको एड्रेस हो जाता है वो। ठीक है, उसने बोला सर नोट्स रिवाइज कैसे करें। ठीक है, जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, आप देख रहे हैं कि बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं। ठीक है, इन फॉर्मूलेज की एक वाइट शीट पे इनके फॉर्मूले लिखते रहिए और रोज इन फॉर्मूले को रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, और अगर कोई कॉन्सेप्ट वीक रह जाए तो कॉपी भी देखिए, रिवाइज करने के लिए फॉर श्योर होनी ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिए। ठीक है, जो क्लास में क्वेश्चन टीचर करा देता है ना, मैं करा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है, डीपीपी पहले कॉपी बनाई, नोट्स बनाए, रिवाइज किए, उसके बाद जितने क्वेश्चन क्लास में टीचर ने कराए हैं उनको खुद आप सॉल्व करेंगे, कॉपी देख के नहीं, कॉपी आप रिवाइज कर चुके हो। ठीक है, कॉपी देख के नहीं, सिर्फ कॉन्सेप्ट
देख के, ठीक है, कॉन्सेप्ट आपने माइंड में रिवाइज करके उसके बाद उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आप डीपीपी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, कॉपी कैसे रिवाइज करें, एक तो ये बता दिया मैंने, ठीक है। दूसरा, आपको पता है आपकी क्लासेस कुछ दिन होती हैं और कुछ दिन नहीं होती है, ठीक है। जिस जिस दिन आपकी क्लास नहीं होती है, बस समझ लो वही वो दिन है जो आपकी सिलेक्शन कराएंगे, क्योंकि उन बहुत सारे महारथी ऐसे होंगे जो क्या पता उस दिन क्या करेंगे, अरे आज छुट्टी है भाई, भाई आज छुट्टी, ठीक है, आज ना मुझे कोई सुबह उठाना मम्मी, ठीक है, और आराम से अब मुझे सोने दो, ठीक है। वो एक दो दिन जो भी वो दिन होते हैं, ठीक है, उस दिन वो छुट्टी मारेंगे, भाई सिलेक्शन वही 2 दिन कराएंगे। आप उन 2 दिनों का कितना यूज करते हो वही जो है आपकी सिलेक्शन कराएंगे, कितना आप रिवाइज करते हो उन दिनों में, ठीक है। चलिए वापस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ। मैं मान गया कि मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो नहीं बताया, बट कम से कम एक आयन के अंदर, आयन होता है पार्टिकल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फाइंड आउट करना तो सिखाया, उसके तो कोई डिबेट नहीं करेगा, ठीक है सर। तो ऐसा करते हैं पहले नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट कर लेते हैं, नंबर ऑफ आयंस फाइंड आउट कर लेते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाद में सोचेंगे। सर आयंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, कल सिखाया था, मास दे रखा है, आयंस पूछे हुए हैं, आयन मतलब पार्टिकल्स पूछे हुए हैं, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले मोल्स फाइंड आउट करेंगे। सर मोल्स का फॉर्मूला मास बाय दैट इज फॉर्मूला मास। मैं फॉर्मूला मास क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि ये N3 नेगेटिव है, N3 नेगेटिव है, ठीक है, जिसे मोलर मास भी बोल सकते हैं, बट हम फॉर्मूला मास बोलते हैं। नाइट्रोजन का सिंबल तो यार अब तक याद हो चुका होगा, ठीक है, कितना आएगा, दैट इज 42, 3 into 14 दैट इज 42 आ गया, दैट इज 0.1, ठीक है सर। आगे बताइए, आगे क्या होगा, मोल्स आ गए, आयंस फाइंड आउट करने हैं। क्या मोल्स और आयंस का कोई रिलेशन होता है आपस में, यस सर, दैट इज पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यानी कि आयंस अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है सर। क्या आयंस निकल गए यहां से, क्या नंबर ऑफ आयंस आ गए सर, यस सर, दैट इज 0.1 इंटू Na, जिसको 0.1 Na भी लिख सकते हैं। सर आयंस आ गए, अब बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालने हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। N3 नेगेटिव, क्लास 11 12 का कुछ आता हो या ना आता हो, कम से कम 9 10th का तो आता होगा यार, ठीक है। मैं कहने को तो इसको 1s2 2s2 2p3 भी लिख सकता हूं, 2p4 एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गेन करने के कारण, ठीक है, बट मैं सिर्फ इसे K और L की फॉर्म में लिखूंगा। N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, क्या K2 होगा, L 5 होगा, यस सर, ठीक। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल कौन सी है, सेकंड शेल, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5, तो 3 नाइट्रोजन के अंदर कितने होंगे, 15। भाई एक नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 में कितने होंगे, 15, और एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन इन्होंने गेन किया हुआ है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन N3 नेगेटिव, तीनों के अंदर कितने हो गए, 15, और तीनों ने मिला के एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है, ठीक है, तीनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं गेन किया हुआ, तीनों ने मिला के एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ, तो कितने हो गए, 16। भाई एक आयन के अंदर 16 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इतने आयंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, सर 16 से मल्टीप्लाई कर दो, 16 से मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 0.1 Na ऑफ नाइट्राइड आयंस, सर 16 इंटू 0.1 Na कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा, दैट इज 1.6 Na। कोई ऐसी ऑप्शन है 1.6 Na, ये रहा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज ऑप्शन नंबर 3, 1.6 Na, ठीक है। आज जो इस क्वेश्चन में सिखाया सिर्फ इतनी लाइन, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, बाकी सब कुछ आपने पिछली क्लासेस में सीख रखा था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जी, AIPMT 2008 में आया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ठीक है। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। आपको एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर की, ठीक है, क्या बतानी है, वॉल्यूम बतानी है, वॉल्यूम बतानी है ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, कितनी जगह घेरी हुई है, ठीक है। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, वॉल्यूम में मास में फर्क होता है। जैसे ये देखिए, ये एक आपको एक ग्रीन बॉल नजर आ रही होगी, ठीक है। इसका मास कितना है, इसका मास कितना है सर, वो तो वेइंग स्केल पे रख के पता चलेगा, है ना। वेइंग स्केल पे रखूंगा, जितने भी किलो की ये बॉल आएगी, ठीक है, मान गए। सर इसकी वॉल्यूम कितनी है भाई, ये स्फीयर की शेप की नजर आ रही है आपको, यस सर। तो स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम निकाल लूंगा, रेडियस पता होना चाहिए इसका, 4/3 पाई आर क्यूब करूंगा तो वो वॉल्यूम पता चल जाएगी। सो वॉल्यूम मास में डिफरेंस पता होना चाहिए। वापिस आ रहे हैं टॉपिक की तरफ, ठीक है। प्लीज हमें निकालनी है वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। हमें गिवन क्या है, सिर्फ एक चीज गिवन है, दैट इज डेंसिटी, दैट इज डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी का मतलब पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, पहले देख लें यहां पर क्यूब बना सकते हैं हम, चलो बना ही लेते हैं। ओए होए, हाँ बच गया। क्या ये क्यूब है, यस सर। मान लेते हैं इसकी वॉल्यूम निकालनी आती है ना क्यूब की, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो कि सेम ही होता है क्यूब का, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। बिल्कुल यार सिंपल मैथ्स भी सिखाना पड़ रहा है, बट चलो कोई बात नहीं, ठीक है। टोटल वॉल्यूम कितनी आ जाएगी, 1 सेंटीमीटर क्यूब। इतनी वॉल्यूम के अंदर पता है मास कितना होगा, मास कितना होगा वाटर का, दैट इज 1 ग्राम ऑफ वाटर। 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर मास कितना होगा, ठीक है, दैट इज 1 ग्राम होगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर हैज मास कितना, 1 ग्राम, ठीक। क्या ऐसा कर लें, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ये जो मास दे रखा है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स निकाल सकता हूं मैं, हाँ निकाल सकते हैं सर। फिर वही कल वाला रिलेशन, क्या नंबर ऑफ मोल्स में मास दे रखा है, मॉलिक्यूल्स पूछे हुए हैं, निकाल लो सर। ये तो कितनी बार कर लिया हम लोगों ने, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर मास बाय मोलर मास। अब ये मत पूछना यार मोलर मास कैसे आया, 10 क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। मोलर मास ऑक्सीजन H2O का कितना आएगा, 18, ठीक। मोल्स आ गए, हमें निकालने हैं मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कैसे निकालूंगा, कल वाला ही फॉर्मूला, मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, एवोगाड्रो नंबर निकाल लिए। मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, मॉलिक्यूल्स कितने आ गए, दैट इज Na बाय 18। यानी कि ये जो मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स आए हैं वो इतने ही मास के आए हैं ना, ठीक है। तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मॉलिक्यूल्स पता कितने होंगे वाटर के, भाई इसके अंदर कुछ नंबर होगा ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स का कुछ नंबर होगा ना, वो कितना होगा, इतना होगा, इतना होगा। इन्हीं दोनों लाइनों को कंबाइन करके लिख रहा हूं, क्या 1 सेंटीमीटर क्यूब हैज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने, Na बाय 18। बेटा इसी लाइन को दोबारा लिख रहा हूं, बस अब की बार ऐसे लिख रहा हूं, Na बाय 18 मॉलिक्यूल्स हैज
वॉल्यूम कितनी, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम ही तो है, ठीक है। आपसे पूछा क्या हुआ था, एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी, एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम, 1 मॉलिक्यूल हैज वॉल्यूम दैट इज 1 डिवाइडेड बाय Na/18, Na/18, क्या 18 को ऊपर लिख सकता हूं, यस भाई, डिनोमिनेटर को किसी चीज से डिवाइड करो तो वो ऊपर चला जाता है, ठीक है। इसको वैल्यू रख लेते हैं 18, Na की वैल्यू वही सिंपल वाली रख लेते हैं, 6 × 10⁻23, ये 3 आ जाएगा, यानी कि 3 × 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब ही था यूनिट, तो ऊपर भी वही होगा। क्या ऐसी कोई ऑप्शन है, पहले ऑप्शन चेक कर ले, 3 × 10⁻⁻23, हाँ ये रही ऑप्शन नंबर 4, ठीक। क्वेश्चन अच्छा था, थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था वॉल्यूम और मास का, ठीक है। आप अगर चाहें तो इसकी वीडियो को 2 या 3 बार देख सकते हैं ताकि दिमाग में वो कॉन्सेप्ट फिट हो जाए, ठीक। सबसे बढ़िया बात पता क्या है, रिकॉर्डेड लेक्चर, कोई कंपैरिजन नहीं है इसका, ठीक है। जब भी प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, क्लास के किसी क्वेश्चन के अंदर, तो रिकॉर्डेड लेक्चर को दोबारा देखना बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा एज कंपेयर टू उसको टेलीग्राम डाउट ग्रुप में भेजना। क्यों, क्योंकि टेलीग्राम डाउट ग्रुप में क्या करेगा वो टीचर, ज्यादा ज्यादा ऑडियो से भेज देगा या लिख के भेज देगा। अरे यहां पर तो लिख भी रहा है, समझा भी रहा है, और इसको बार बार आप देख सकते हैं। वो तो टेलीग्राम में एक बार भेज देगा। आई थिंक दैट इज ए मच बेटर ऑप्शन। मैं आपकी जगह पे होता, मैं इस पे ज्यादा ट्रस्ट करता, ठीक है। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है भाई क्वेश्चन, क्या है अगला, फ्रॉम 200 मिलीग्राम ऑफ CO2। एक बार क्वेश्चन में जो जो चीजें दी हुई हैं उसके बारे में बात करते रहते हैं। मास ऑफ CO2 कितना है, 200 मिलीग्राम, ठीक है। 200 मिलीग्राम ऑफ CO2 में से X मॉलिक्यूल्स वाटर के रिमूव कर दिए गए, है ना। टोटल आपके पास मास दे रखा है CO2 का, कितना दे रखा है, दैट इज 200 मिलीग्राम। उसमें से मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिमूव कर दिए गए, ठीक है। कितने रिमूव किए गए, दैट इज X, ठीक है। और 2.89 × 10⁻³ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर लेफ्ट, ठीक है। रिमूव करने के बाद जो मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के बचे हैं वो कितने बचे, 2.89 × 10⁻⁻³, ठीक है। आपसे x की वैल्यू पूछी हुई है। पहली बात तो क्वेश्चन को आई मीन बोलने का ढंग ही बड़ा अजीब सा है। क्या, मास में से मॉलिक्यूल कैसे निकाल सकते हो भाई, मास में से मास ही रिमूव कर सकते हो ना। जैसे मैं अगर आपको कहूं कि आपकी जेब में 10 रुपए हैं, ठीक है, उसमें से 2 रुपए आप किसी को दे दीजिए, दे देंगे, ठीक है। उसमें कौन सी बड़ी बात है, ठीक है, कि 10 रुपए हैं, 10 में से 2 किसी को दे दो, 10 - 2 8 आपके पास बच जाएंगे। और अगर मैं ऐसी कोई मतलब आपसे इन्फ्लुएंस होके, ठीक है, अगर मैं कोई ऐसी बेवकूफों वाली बात करूं कि आपके पास 10 रुपए हैं, उसमें से 2 टॉफी किसी और को दे दो, है? अरे 10 रुपए में से 2 टॉफी कैसे माइनस हो सकती हैं, 2 कैंडीज कैसे माइनस हो सकती हैं, हो ही नहीं सकती, ठीक है। वही यहां पर ये बेवकूफ कर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, मास में से मॉलिक्यूल्स को सब्ट्रैक्ट कर रहा है, और फिर लिखा क्या है, मोल्स लिखा हुआ है। अरे भाई या तो मोल्स में से मोल्स को सब्ट्रैक्ट कर, मोल्स के इक्वल आ जाएगा, या मास में से मास को सब्ट्रैक्ट कर, मास के इक्वल आ जाएगा, या मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल को सब्ट्रैक्ट कर, मॉलिक्यूल के इक्वल आ जाएगा। जो भी मॉलिक्यूल लेफ्ट होंगे उसके इक्वल आ जाएगा, वो मर्जी है तेरी, ठीक है। तो या तो तीनों चीजों को मोल्स में कन्वर्ट कर लो, तीनों को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर लो, या तीनों को मोल्स में कन्वर्ट कर लो, मर्जी आपकी है, ठीक। करना कैसे, ऐसा कर लेते हैं, सभी को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों, क्योंकि मेरा आंसर ना मॉलिक्यूल में बताना है मेरे को। आप चाहो तो मोल्स में कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट मैं कहूंगा कि मॉलिक्यूल में कर लेते हैं, क्योंकि आंसर हमें किस में बताना है, मॉलिक्यूल्स में, थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं इनिशियली इसके बारे में, मास ऑफ CO2। इनिशियली मास ऑफ CO2 प्रेजेंट कितना है, 200 मिलीग्राम,
क्या मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना आता है? यस सर, ठीक है। जब भी ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई हम लोग? 200। जब भी ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना होता है क्या करते हैं? दैट इज 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। बट यहां पर हमें मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या 1000 के डिवाइड को ऐसे भी लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। पहले इसके मोल्स निकाल लो, फिर वही मास दे रखा है, मॉलिक्यूल निकालने हैं। कल वाली क्लास मास दे रखा है, मॉलिक्यूल निकालने हैं, पहले इसके मोल्स निकाल लो, फिर दोनों को इक्वेट कर दो। कल कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चन किए हैं जी, आज भी शायद मेरे ख्याल से 3 से 4 क्वेश्चन कर दिए। टॉपिक वही है, ठीक है। मोल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट, मास, लो भाई इतने मोल्स प्रेजेंट थे, बट हमें तो मॉलिक्यूल निकालने हैं। फिर भाई मोल्स का दूसरा फॉर्मूला मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो क्या आपको मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट इनिशियली पता चल गए? हाँ सर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 200 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 44 इंटू Na। इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, उसमें से माइनस कितने कर दिए? पीछे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, दैट इज X मॉलिक्यूल्स क्या कर दिए गए? रिमूव कर दिए गए, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 प्रेजेंट माइनस मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 रिमूव्ड कितने थे? 200 इंटू 10⁻³ इंटू Na डिवाइडेड बाय 44 माइनस X किसके बराबर आ जाएगा? मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेफ्ट है ना, मॉलिक्यूल में से मॉलिक्यूल माइनस करूंगा तो मॉलिक्यूल्स ही लिखूंगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेफ्ट। बट आपको क्वेश्चन के अंदर मोल्स ऑफ CO2 लेफ्ट दे रखे हैं, मॉलिक्यूल्स नहीं दे रखे। मोल्स दे रखे हो, मॉलिक्यूल निकालने आते हैं, फिर वही दोबारा मॉलिक्यूल्स, मोल्स किसके बराबर होंगे? मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर। अगले पेज पे लिखूंगा, पीछे कुछ नहीं लिखूंगा ताकि आपको परेशानी ना हो। मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 लेफ्ट, मोल्स किसके बराबर थे? मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो मॉलिक्यूल्स किसके बराबर हो जाएंगे? मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। कितने थे मैं भूल गया, 2.89 इंटू 10⁻³ 2.89 इंटू 10⁻³ इंटू Na। रख लो भाई यहां पे वैल्यू 2.89 इंटू 10⁻³ इंटू Na। क्या बेटा यहां से हम लोग x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं? यस सर, फाइंड आउट कर सकते हैं। x किसके बराबर आ जाएगा? ये उधर चला जाएगा और वो इधर आ जाएगा। 200 इंटू 10⁻³ इंटू Na डिवाइडेड बाय 44 माइनस 2.89 इंटू 10⁻³ मेरे ख्याल से माइनस करना तो आता ही होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज बता रहा हूं, अप्रोक्सीमेट वैल्यूज इतनी आएंगी 10⁻21 10⁻21। अब ये मत कहना यार इसको भी सॉल्व नहीं करना आता, 6, 7, 8, 9, 10th का मैथ सीखिएगा फिर तो। कैसी कोई ऑप्शन है? यस, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 10⁻21, ठीक है। वैसे आंसर आना है 9.9 इंटू 10⁻20। 9.9 को 10 बोल सकते हैं तो 10 इंटू 10⁻20 कम्स आउट टू बी 10⁻21। चलिए बेटा अब अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, ध्यान से सुनिए समझिए। टॉपिक का नाम क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। सर ये एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है? कई एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, जैसे हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते, हाइड्रोजन हो गया, ठीक।
हाइड्रोजन आपको पता है इसके 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। यस सर, 1H1, 1H2, 1H3 आइसोटोप्स को होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है सर। एक्चुअली तीनों जब पाए जाते हैं तो तीनों सेम फ्रैक्शन में नहीं पाए जाते, तीनों सेम फ्रैक्शन में नहीं पाए जाते। ये लगभग 99% के आसपास पाया जाता है, ये 1 से थोड़ा कम, और इसकी परसेंटेज उससे भी कम होती है। ठीक, तो जो आप हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखते हैं ना, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास लिखते हैं ना, वो लिखते हैं 1.008 ग्राम। बाय चांस हम उसको 1 ग्राम बोल देते हैं, है ना, मतलब 1.008 है ना, अप्रोक्सीमेटली उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, 1 ग्राम। बट रियलिटी में क्या होता है, वो 1.008। वो जो 1.008 आया ना, ठीक है, वो इन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास है, इन तीनों का एवरेज एटॉमिक मास है। समझ आ गया है? वेल एंड गुड। नहीं आया, मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जैसे क्लोरीन है, उसके भी नेचर में 2 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, एक क्लोरीन 35, एक क्लोरीन 37। ठीक, दोनों की परसेंटेज सेम नहीं पाई जाती है। ठीक, ये अप्रोक्सीमेटली पाया जाता है 75%, ये पाया जाता है 25%। अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, 75 25 मतलब क्या है बता देते हैं। मान लीजिए आपको 100 एटम्स क्लोरीन के मिले, ठीक, तो उसमें से 75 नेचर में इसके होंगे, 25 इसके होंगे। मेरे ख्याल से 75% और 25% का मतलब भी समझ आ गया। ठीक है, ये मैंने परसेंटेज में बताया। अगर फ्रैक्शन में बताना होता सर ये कौन सी बड़ी बात है, जैसे आपके मार्क्स आ जाए 80%, ठीक, और आए हो 10 में से, आए हो किस में से, 10 में से। भाई 80% आए हैं, बट आए कितने में से हैं, 10 में से आए हैं। तो क्या आपको पता है आपके मार्क्स कितने हैं? दैट इज यस सर 8/10। यही है ना, इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करते हैं? सर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। लाइक कोई बोल दे कि मेरे 8 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10, तो मेरी परसेंटेज कितनी है, 8/10 इंटू 100। ठीक, सिमिलरली अगर मुझे क्लोरीन 35 की परसेंटेज दे रखी है 75%, इसकी परसेंटेज दे रखी है 25%, क्या आप इसकी फ्रैक्शन बता सकते हो? देखो यहां पर फ्रैक्शन पता थी, परसेंटेज फाइंड आउट करी। मैंने बोला कि आपके मार्क्स आए हैं 8 आउट ऑफ 10, आप उसकी परसेंटेज बताओ। तो आपने क्या किया, फ्रैक्शन इंटू 100, आ गया आंसर। ठीक है, दैट इज परसेंटेज आ गई। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आपको परसेंटेज दे रखी है, फ्रैक्शन निकालनी है। सर वो कौन सी बड़ी बात है, 100 से डिवाइड कर दो। 75 को 100 से डिवाइड करूंगा तो आ जाएगा 75/100। ठीक, जिसको 3/4 भी बोल सकते हैं। 25 के टेबल में 3/4। ठीक है, और इसकी फ्रैक्शन सर 25/100, दैट इज 25/100 कितना आ जाएगा, 1/4। तो फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालनी हो, लिख लेना कॉपी में, फ्रैक्शन से परसेंटेज निकालनी हो। ये कौन सी बड़ी बात है सर, ये तो 6th क्लास में सीखा था हम लोगों ने। फ्रैक्शन है, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। परसेंटेज दे रखी है, फ्रैक्शन निकालनी है तो 100 से डिवाइड कर दो। ठीक है, ये मतलब कि 6th क्लास का सिंपल मैथमेटिक्स है। ठीक, और मैंने 4 बार रिपीट भी कर दिया 6th क्लास का होने के बावजूद। चलो 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 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या है। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू फ्रैक्शनल अबंडेंस इनटू एटॉमिक मास। थोड़ा मतलब बता दें, जिस भी एटम का आप एवरेज एटॉमिक मास फाइंड आउट कर रहे हो, या तो उसके 2 आइसोटोप होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे। जैसे 2 का एग्जांपल ये रहा, 3 का एग्जांपल ये रहा। जो भी उनकी फ्रैक्शनल अबंडेंस है, फ्रैक्शनल अबंडेंस समझ गए ना, जैसे इसकी कितनी थी 75/100, दैट इज 3/4। इसकी कितनी थी 1/4। जो भी फ्रैक्शनल अबंडेंस है एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, पहला आइसोटोप लो, आराम से सुनो, आराम से, कोई जल्दी नहीं। ठीक है, पहला आइसोटोप, उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस इनटू उसका एटॉमिक मास। दूसरा आइसोटोप, उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस इनटू उसका एटॉमिक मास। तीसरा आइसोटोप लो, उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस, अगर तीसरा है तो, इनटू इट्स एटॉमिक मास। और सबको क्या कर दो, ऐड। सबको क्या कर दो, ऐड। इसे बोलते हैं सबमिशन।
या सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है ऐड, ठीक है। एक क्वेश्चन करके देखते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ आ सके, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, हाँ देखो जरा क्या क्या दे रखा है। फाइंड एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है। अगर इसका जो क्लोरीन 35 वाला आइसोटोप है, ठीक है, उसकी 3/4 है फ्रैक्शनल अबंडेंस और 1/4 फ्रैक्शनल अबंडेंस है किसकी, क्लोरीन 37 वाले आइसोटोप की। अभी पीछे फॉर्मूला फाइंड आउट किया, लिखा था एवरेज एटॉमिक मास। तो चलिए बेटा देखते हैं। सबसे पहले तो क्लोरीन 35 और उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस, पहले की फ्रैक्शनल अबंडेंस 3/4 और उसका एटॉमिक मास 35। दूसरा जो क्लोरीन 37 वाला है उसकी फ्रैक्शनल अबंडेंस कितनी दे रखी है, 1/4 और उसका एटॉमिक मास 37। दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, बीच में साइन किसका लगेगा, प्लस का, वही सब्मिशन का, सिग्मा का। आप इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 35.5, ठीक है। सर यूनिट क्या लिखना है इसका, ठीक है। अगर सिर्फ एटॉमिक मास लिखा हुआ है तो ये रिलेटिव के फॉर्म में आएगा, यानी कि यू लिखा जाएगा। अगर यही लिखा होता है एवरेज ग्राम एटॉमिक मास तो 35.5 ग्राम आ जाता, ठीक। आगे बढ़ते हैं जी। ये बात हुई जब हमें क्या दे रखा था, फ्रैक्शन दे रखी थी। मान लो हमें परसेंटेज दे रखी होती तो सर अभी तो आपने बताया क्या, कि जैसे मैं लिख के ये लाइन रब कर दूंगा, आपको वैसे पता है क्या, परसेंटेज ऐसे लिखते हो ना यार, परसेंटेज ऐसे लिखते हो ना, फ्रैक्शन इनटू 100। तो फ्रैक्शन जहां पे लिखा हुआ था, जहां पर फ्रैक्शन लिखा हुआ था वहां पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100। इसको लिख लेना क्योंकि मैं रब कर रहा हूं, इसका कोई काम नहीं है यहां पे, ठीक है। फ्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, ठीक। तो बस ये रहा, जहां फ्रैक्शन लिखा हुआ था वहां पर क्या आ जाएगा, परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100, बिल्कुल सेम। चलो रहने देते हैं इसको एज इट इज, ठीक है। ये तो 6/7 का काम है। अगले पेज पे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। परसेंटेज पहले आइसोटोप की, उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई, दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई, अगर कोई तीसरा भी है तो उसकी परसेंटेज उसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई, फिर साइन किसका, सबके बीच में क्या किसका साइन लग जाएगा, प्लस का, डिवाइड किससे कर देंगे, टोटल को 100 से, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, क्या क्वेश्चन है, ये पीएमटी 2007 में आया क्वेश्चन। क्या है, एक एलिमेंट एक्स है जिसका फॉलोइंग कॉम्पोजिशन है, एक एक्स का एटॉमिक मास 200 दे रखा है और उसकी परसेंटेज 90%, मास है 199, परसेंटेज 8%, दूसरा है 202 मास है और परसेंटेज है 2%। द वेट एवरेज एटॉमिक मास, ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है भाई। करो करो करो, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अगले पेज पे। एवरेज एटॉमिक मास, पहले की परसेंटेज कितनी थी, 90 मल्टीप्लाइड बाय इट्स एटॉमिक मास दैट इज 200। फिर दूसरे की परसेंटेज कितनी थी, 8%, एटॉमिक मास कितना है, 199, 8 इंटू 199। फिर अगले की कितनी थी, 2% इंटू 202, 2% इंटू 202। सब में साइन किसका आ जाएगा, प्लस का, डिवाइड किससे करेंगे, 100 से, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8 बड़ा है और 2 कम हुआ है, यानी कि 8 और 4 कितना हो जाएगा, ये 12। आंसर मेरे ख्याल से आ जाएगा ये 200 आ जाएगा। हाँ, इसका आंसर आ जाएगा दैट इज 200। सॉल्व करके देख लीजिएगा आप, ठीक है, बट मैंने कर लिया तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 200। फिर वही एवरेज ग्राम एटॉमिक मास लिखा होता तो 200 ग्राम, नहीं तो वही एएमयू या यू भी बोल सकते थे। आंसर कोई दे रखा है 200 इसमें से, यस दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये तब बात हुई बेटा जब एक ही एलिमेंट के अलग अलग आइसोटोप्स पाए जाते हैं, तो या तो हमें उनकी फ्रैक्शन गिवन थी या हमें उनकी परसेंटेज गिवन थी, ठीक। अब देखो अगर हमें उनका मोल परसेंटेज दिया होता, सर ये मोल परसेंटेज क्या होता है, बताते हैं मोल परसेंटेज क्या होता है भाई।
नहीं, पहले एक आध क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं, फिर मोल परसेंटेज पे आते हैं। एक आध क्वेश्चन इसी पे कर लेते हैं क्या? चलो चलो चलो, क्वेश्चन 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 मोल परसेंटेज वाला भी बताना है, आज ही बताना है, बट अभी एक आध इस पे कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन है? इंडिया में जिसका एटॉमिक वेट दे रखा है, ठीक है, 114.82, उसके दो आइसोटोप्स हैं, द प्रीडोमिनेंट वन, प्रीडोमिनेंट मतलब जो है जिसकी परसेंटेज ज्यादा होगी, उसका मास दे जो प्रीडोमिनेंट वन है उसका मास दे रखा है और उसकी परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है, फ्रैक्शनल अबंडेंस नहीं, परसेंटेज। सर आपको कैसे पता? अरे परसेंटेज का साइन लगा हुआ है यार आगे, ठीक है। अच्छा, तो दूसरा जो आइसोटोप होगा वो उनमें से कौन सा हो सकता है? क्या वो दूसरा जो आइसोटोप है उसका एटॉमिक मास ये है, या ये है? ठीक है भाई, अब की बार आपको एवरेज एटॉमिक मास पहले ही दे रखा है, एवरेज एटॉमिक मास पहले दे रखा है। कहीं ये सोचेंगे आपको कैसे पता वो एवरेज है? अरे दे तो रखा है, इंडियम का एटॉमिक मास, जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास आप लोग क्वेश्चंस में क्या देखते हो? 35 देखते हो ना, 37 देखते हो ना, क्या देखते हो? 35.5, वो एवरेज ही होता है, ठीक है। तो ये जो दिया हुआ है एटॉमिक एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ इंडियम कितना दे रखा है? 114.82। जो फर्स्ट आइसोटोप है उसकी परसेंटेज कितनी दे रखी है? परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है क्वेश्चन में, परसेंटेज अबंडेंस दे रखी है क्वेश्चन में 95.72%, ठीक है। तो दूसरे आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस कैसे होगी? सर वो तो दे नहीं रखी भाई, दोनों की मिला के 100% ही तो होगी, दो आइसोटोप हैं, एक अगर 95.72% पाया जाता है तो दूसरा कितना पाया जाएगा? 100 माइनस 95.72। सेकेंड आइसोटोप की परसेंटेज अबंडेंस कितनी होगी? 100 में से 95.72 माइनस कर दो 4.28%, 4.28%, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप वेट्स इज मोस्ट लाइकली फॉर द अदर आइसोटोप? दूसरे आइसोटोप का मास कौन सा होगा? बट पहले का तो देख लें, फर्स्ट आइसोटोप का मास दे रखा है, यस सर, कितना दे रखा है? ये रहा 114.9041, ठीक। बढ़ते हैं जी आगे फिर। सेकेंड आइसोटोप का मास एक्स मान लेते हैं, लगाओ फॉर्मूला। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या था? पहले की परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय पहले का एटॉमिक मास। पहले की परसेंटेज 95.72, पहले का एटॉमिक मास 114.9041, 95.72 इंटू 114.9041 प्लस दूसरे की परसेंटेज 4.28 और दूसरे का एटॉमिक मास हमने लेट क्या किया है, दैट इज एक्स डिवाइडेड बाय 100। क्या एवरेज एटॉमिक मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है? यस सर, क्वेश्चन में दे रखा है। कितना दे रखा है? पीछे एक बार पढ़ लेते हैं, कितना कितना है? ये रहा 114.82, 114.82। क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग? यस सर, 114.82 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 11482, 95.72। ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा हैवी कैलकुलेशन है, मैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए खुद कैलकुलेटर यूज कर रहा हूं ताकि आप जल्दी जल्दी देख सकें। क्या इतनी मुश्किल कैलकुलेशन का क्वेश्चन आता है पेपर में? 4-5 सालों में एक बार, ठीक है, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन का, ठीक है। आजकल क्वेश्चन में कैलकुलेशन ज्यादा मुश्किल नहीं होती है, ठीक है। क्यों करा रहे हो फिर? वो 4-5 साल अगला ही साल हुआ तो क्या करूंगा, ठीक, अगले साल फिर ड्रॉप करोगे। एक क्वेश्चन के लिए क्या ड्रॉप करना पड़ सकता है? सैकड़ों नहीं, हजारों बच्चे एक नंबर के लिए ड्रॉप करते हैं। कट ऑफ में, काउंसलिंग में
एक नंबर कम होता है, एक नंबर, उसके कारण ड्रॉप करना पड़ जाता है। तो कभी एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस को तो कभी हल्के में मत लेना, ठीक है। प्लस 4.28x, 4.28x ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, $483.37 x की वैल्यू आ जाएगी। $483.37 डिवाइडेड बाय 4.28, दैट इज 112.94 करके है। देखते हैं कोई ऐसी वैल्यू आ रही है 112.94, 112.94 ये रही जी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 112.94। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है एपीएमटी 1990 में आया था। बोरॉन हैज 2 आइसोटोप्स, पहले की परसेंटेज एटॉमिक मास दे रखा है, दूसरे की परसेंटेज एटॉमिक मास दे रखा है। द एटॉमिक मास दैट शुड अपीयर ऑफ बोरॉन इन द पीरियोडिक टेबल, फिर वही पीरियोडिक टेबल में हमेशा एवरेज एटॉमिक मास ही रखा जाता है। ठीक है, तो आपसे एवरेज एटॉमिक मास पूछा हुआ है, जल्दी से क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पहले की परसेंटेज 19 इंटू एटॉमिक मास 10 प्लस दूसरे की परसेंटेज 81 इंटू 11, परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाया तो नीचे 100 आएगा। ठीक है, और अगर फ्रैक्शन वाला लगा होता तो नीचे 100 नहीं आएगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू पता कितनी आएगी, सॉल्व करके देख लेना, 10.81 के आसपास आएगी। ठीक है, हमारे पास ऑप्शंस में 10.8 दे रखा है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक, आगे बढ़ते। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। वहां पर जो परसेंटेज दे रखी थी, ठीक है, वो अलग थी, और यहां पर कौन सी परसेंटेज दे रखी है, मोल परसेंटेज। सर ये मोल परसेंटेज क्या होती है, जैसे ये देखो, यहां पर कोई सब्सटेंस है ए, उसके 2 आइसोटोप्स है, दोनों के नाम मैं बस लिख रहा हूं, एक का नाम फर्स्ट, एक का सेकंड। मोल परसेंटेज का मतलब क्या, अगर यहां पर टोटल मोल्स 100 है, उसमें से इसके मोल्स है 60, इसके हैं 40, तो पहले की मोल परसेंटेज क्या हो गई, ये मैं लिख देता हूं, ये 60 मोल्स हैं, ये 40 मोल्स हैं। सो मोल परसेंटेज ऑफ फर्स्ट, सर परसेंटेज हमेशा ऐसे ही निकाली जाती है, जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसके मोल्स ऊपर आ जाएंगे, दैट इज 60 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, 60 प्लस 40 दैट इज 100, और फिर वही परसेंटेज निकालने का, तो फ्रैक्शन आ गई, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ गया 60%। दूसरे की कैसे निकालोगे, सेकंड की, उसके मोल्स 40 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट इज 60 प्लस 40 दैट इज 100 इंटू 100 दैट इज 40%। तो मेरे ख्याल से आपको मोल परसेंटेज का मतलब तो पता चल गया। क्वेश्चन में जब भी मोल परसेंटेज दे रखी होगी, वही दूसरे वाली जो परसेंटेज का फॉर्मूला था वही लगेगा, मोल परसेंटेज इंटू मोलर मास या एटॉमिक मास। सर ये मोलर मास एटॉमिक मास, अभी जो पीछे क्वेश्चन किया आपने वहां पर तो हमेशा एटॉमिक मास के बारे में बात करिए, यहां पर भी अभी इस मोलर मास को हटा देते हैं, एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। पहले क्वेश्चन एक एटॉमिक मास का कर लेते हैं, फिर मोलर मास के बारे में भी बता देंगे कि क्या बोलना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो मैं इसको यहां से हटा ही देता हूं, दोबारा लिख दूंगा, जहां पर क्वेश्चन कराना होगा मेरे को मैं वहां पर दोबारा लिख दूंगा। तो अभी के लिए तो आप सिर्फ यही समझ लीजिए, 2 आइसोटोप्स दे रखे होंगे, दोनों की मोल परसेंटेज दे रखी होगी, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, वही करने का तरीका बिल्कुल सेम है जैसे क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 AMU। एवरेज एटॉमिक मास कितना है, 24.31 AMU। ठीक है, एवरेज दे रखा है, इसके अंदर 79 मोल परसेंट किसका है, मैग्नीशियम 24 का। मोल परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 24 उसका एटॉमिक मास है, कितना है 79%। ठीक है, और जो बाकी 21% है, द रिमेनिंग 21 मोल परसेंट किसका है,
एक तो मैग्नीशियम 25 का और एक मैग्नीशियम 26 का, ठीक है, दोनों का मिला के 21 है। तो मैं लेट कर लेता हूं मोल परसेंटेज ऑफ 25 मैग्नीशियम का x% है, दोनों का मिला के 21 है, एक का x मान लिया तो दूसरे का कितना होगा सर 21 माइनस x, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, दोनों का मिला के 21 है, एक का 10 हो गया तो दूसरे का कितना होगा 21 माइनस 10 दैट इज 11, ठीक। सो हमने मोल परसेंटेज ऑफ, ऐसा कर रहा हूं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं क्योंकि फिर मेरा x में आंसर आ जाएगा। मैंने 26 वाले को x मान लिया। सर ऐसा क्यों किया? अरे यार फिर सीधा मेरा आंसर x में ही आ जाएगा ना, मुझे माइनस नहीं करना पड़ेगा। और फिर 25 वाले की कितनी हो जाएगी सर, दोनों की मिला के 21 थी, एक की x मान ली तो दूसरे की कितनी हो जाएगी 21 माइनस x। लो भाई लगाओ फॉर्मूला और आंसर आ जाएगा जी, ठीक है। क्या फॉर्मूला था? एवरेज एटॉमिक मास, पहले की मोल परसेंटेज, मैग्नीशियम 24 वाले की कितनी थी 79 इंटू 24। दूसरा मैग्नीशियम 25 वाला, उसकी परसेंटेज कितनी थी, पिछले पेज पे लिखा है, आप तो नोट्स बना रहे होंगे, आपके पास तो लिखा ही होगा, मुझे पीछे जाने की जरूरत ही नहीं है। 21 माइनस एक्स इंटू 25। तीसरा मैग्नीशियम 26 वाला, उसकी परसेंटेज कितनी थी x इंटू 26 डिवाइडेड बाय 100। क्या इसे सॉल्व कर सकते हैं आप? ठीक है, एक आध क्वेश्चन खुद भी सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि इसका आंसर क्या है, ठीक है। वैसे मैं इसका आंसर इन्हीं में से आएगा, मैं बता देता हूं आपको आंसर आएगा क्या, ताकि जब आप घर पे कैलकुलेट करें, ठीक है। और अगर आप इतने आलसी हैं कि आप कैलकुलेशन भी नहीं करना चाहते हैं तो बड़ा मुश्किल है जी, फिर तो बड़ा मुश्किल है, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा जी? दैट इज 10%। अब बात करते हैं कि सर आपने वहां पर एवरेज मोलर मास क्यों लिखा था, ठीक है। उसी को कन्वर्ट करो, देखो जरा क्या लिखा हुआ है। पहले तो इस लाइन को ही रब कर दे क्योंकि एक लाइन बतानी है मेरे को, उसके बाद इसी लाइन को दोबारा लिख दो। एक कंटेनर है, उसके अंदर टोटल मोल्स 1 है। उस कंटेनर के अंदर 2 या 3 कोई गैसेस प्रेजेंट है, मान लेते मीथेन प्रेजेंट है, हीलियम प्रेजेंट है। टोटल मोल्स दोनों के मिला के कितने हैं? 1, ठीक है। इसके मोल्स अगर x होंगे तो इसके कितने होंगे? अरे सर वही दोनों के मिला के 1 है, इसके x है तो इसके कितने होंगे? 1 माइनस x, ठीक। 1 मोल का जो मास होता है, आज की क्लास में शुरुआत में बताया है, पीछे जाके दिखा नहीं रहा हूं, अपने पेज पीछे पलटाइए, आपने लिखा है 1 मोल का जो मास होता है, ठीक है, वो मोलर मास होता है। यस सर, 1 मोल का मास क्या होता है? मोलर मास। तो इसके भी 1 अंदर 1 मोल है, उसका कोई ना कोई मास तो आएगा ना। यस सर, वो जो आएगा वो क्या कहलाएगा? एवरेज मोलर मास, ठीक है। सर मोलर मास क्यों बोल रहे हो, है ना, समझ गए मेरे ख्याल से आप। एवरेज मोलर मास क्यों बोल रहा हूं मैं उसे, ठीक है, क्योंकि 2 चीजें हैं, उनकी परसेंटेज अलग अलग होगी। सर परसेंटेज? अरे हाँ यार, इसकी परसेंटेज नहीं होगी क्या x की? परसेंटेज मोल ऑफ मीथेन किसके बराबर होगी? सर मीथेन के मोल x डिवाइडेड बाय टोटल मोल 1 इंटू 100। क्या वो x परसेंटेज ही आ गया? यस सर। परसेंटेज मोल ऑफ हीलियम that is 1 minus x, हीलियम के मोल डिवाइडेड बाय टोटल इंटू 100, that is 100 माइनस x%। एक 60 होगी, दूसरी 40 होगी, एक 30 होगी, दूसरी 70 होगी, वो तो पता ही है, उसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके पास डिफरेंट गैसेस दे रखी हो, फॉर्मूला वही है,
फॉर्मूला कहां गया कहां गया कहां गया, ये रहा फॉर्मूला वही है, ठीक है, गैसियस मिक्सचर है, बस यहां पर एटॉमिक मास की जगह मोलर मास आ जाएगा, एटॉमिक मास की जगह मोलर मास आ जाएगा। जैसे जैसे ये देखिए एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर समझ गए हो ना क्यों बोल रहा हूं, इज इक्वल टू समेशन ऑफ पहली गैस का परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज इनटू मोलर मास, वही बिल्कुल है यार, कोई फर्क नहीं पड़ा, डिवाइडेड बाय 100। पहली गैस की परसेंटेज उसके मोलर मास से, दूसरी गैस की परसेंटेज उसके मोलर मास से, 3 होती तो थर्ड गैस की परसेंटेज इनटू मोलर मास, बीच में साइन सबके क्या आ जाता, प्लस, डिवाइडेड बाय 100, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ठीक है, मोल की परसेंटेज पता है ना कैसे निकाली जा रही है, अभी हमने पीछे निकाली भी, एक बार फिर बता देता हूं, कोई टेंशन नहीं है क्योंकि मुझे एक क्वेश्चन में यूज भी करना उसे। एक कंटेनर है, मान लेते हैं उसके अंदर फिर वही मीथेन है और हीलियम है, ठीक, इसके मोल्स हैं N1 यहां पर, इसके मोल्स हैं N2 यहां पर, और टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, अरे सर ये क्या बात हुई, अगर इसके N1 है इसके N2 है तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, N1 प्लस N2। मुझे मोल परसेंटेज निकालनी है, किसकी, मीथेन की, तो कैसे निकालूंगा, ऊपर किसके मोल्स आएंगे, मीथेन के, कितने, N1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स दैट इज N1 प्लस N2 इंटू 100। लो सर आ गई। अगर मुझे मोल परसेंटेज निकालनी है हीलियम की, ऊपर किसके मोल्स आएंगे, सर हीलियम के कितने मोल्स हैं, N2 डिवाइडेड बाय टोटल दैट इज N1 प्लस N2 इंटू 100। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, अगर एक के सॉल्व किए, मान लो ये 80 आया तो ये कितना होगा 20, 100 में से माइनस कर दूंगा दूसरे की परसेंटेज, ये 70 आता है, ये 30, ये 40 आता है, ये 60 आता है, वो 40, मतलब कि 100 में से माइनस करके आप ऐसे भी रख सकते हैं। क्या, जहां पर हमने मोल परसेंटेज रखा है, क्या मैं वहां पर ये रख सकता हूं मीथेन वाले की मोल परसेंटेज में, जहां पर हीलियम का रखना था, क्या वहां पर ये रख सकता हूं, मैं समझा देता हूं अगले पेज पे। क्या एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला यही रखा था ना हमने, पहले की मोल परसेंटेज जो पहली गैस है इनटू उसका मोलर मास, फिर दूसरे की मोल परसेंटेज उसका मोलर मास, ठीक, डिवाइडेड बाय 100। ध्यान से देखना, बस एक वर्ड ऐड कर रहा हूं ताकि आपको परेशानी ना हो, नोट्स में इतनी जगह तो होगी कम से कम कि एक आध वर्ड तो ऐड किया जा सकता है। पहली गैस का मोलर मास को मैं M1 लिख रहा हूं, दूसरी गैस के मोलर मास को मैं M2 लिख रहा हूं। पहली गैस के मोलर मास को M1 मान रहा हूं, दूसरी गैस के मोलर मास को M2 मानो, बस ये ऐड किया, ठीक है, पूरी क्लास में सिर्फ 2 वर्ड ऐड किए हैं पीछे जाके। चलो भाई चलो, वैल्यू रखो, एवरेज मोलर मास गैसियस मिक्सचर का निकालना है हम लोगों को, मोल परसेंटेज पहली गैस का मोल परसेंटेज यही है ना, N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इंटू 100। N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इंटू 100, ये मोल परसेंटेज लिखी है, पहली गैस का मोलर मास दैट इज M1 प्लस, फिर वही मैं डिराइव कर रहा हूं, ठीक है, कई बच्चों को डेरिवेशन से प्रॉब्लम होती है, आप सिर्फ ये वाला और जो इसका एंड रिजल्ट आएगा वो वाला याद कर लेना। डेरिवेशन वैसे भी हमारे सिलेबस कहने का मतलब हमारे पेपर में तो आ नहीं सकता, बट कई बच्चों को ये जानना भी होता है कि सर ये डेरिवेशन आया कैसे, तो मुझे तो दोनों को टैकल करना है ना, मतलब कि एक वो जो कहते हैं सिर्फ हमें फॉर्मूले से मतलब है, बिल्कुल ठीक है, मैं भी उस बात से एग्री करता हूं। दूसरे ये सर आया कैसे है, भाई आया कैसे है उसका डिराइव कर रहा हूं, आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना वो डेरिवेशन, बट उसके ऊपर थोड़ा सा स्टार लगा लेना कि भाई कंपटीशन के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि डेरिवेशंस थोड़ा आएंगे कंपटीशन में तो सीधा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा वो भी इस डेरिवेशन के जस्ट बाद आएगा, बट डिराइव तो कर ले पहले, ठीक है। प्लस दूसरी गैस का मोल परसेंटेज इनटू 100, और दूसरी गैस का मोलर मास कितना था M2 डिवाइडेड बाय 100। क्या बेटा आपको पता है ऊपर से मैं 100 को कॉमन निकाल सकता हूं, हाँ सर निकाल लोगे, अगर मैं 100 कॉमन निकालूंगा तो नीचे वाले 100 से वो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ठीक, यानी कि ये 100 मैंने कॉमन निकाला,
और कैंसिल आउट हो गया। फॉर्मूला क्या बन गया? फॉर्मूला क्या बन गया? नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, यही फॉर्मूला लिख रहा हूं, कोई नया नहीं लिख रहा हूं। एवरेज मोलर मास, फॉर्मूला बन गया N1 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इंटू M1, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 इंटू M2। क्या बेटा एलसीएम ले लेनी चाहिए? यस सर, N1 प्लस N2, ऊपर क्या आ गया? N1 M1 N2 M2। लो भाई, बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, आपको ये सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। डेरिवेशन इस कारण क्योंकि कुछ बच्चे जानना चाहते होंगे, कईयों को होता है कि हमें पता होना चाहिए, तो मैंने करवा दिया। सर इसमें जितनी भी चीजें लिखी गई हैं उन सब का मतलब बताइए। क्या मतलब है भाई? M1 क्या है? मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। सर M2 क्या है? मोलर मास ऑफ सेकंड गैस। सर N1 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट गैस। सर N2 क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड गैस। ठीक है जी। सो बस आपको क्वेश्चन में फॉर्मूला याद होना चाहिए। देखो क्वेश्चन में आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा और उसको सॉल्व कैसे करेंगे। ये रहा जी क्वेश्चन, क्या? फाइंड एवरेज मोलर मास निकालना है आपको एक मिक्सचर का जिसके अंदर दो चीजें प्रेजेंट है, एक तो नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन। नाइट्रोजन के कितने मोल्स प्रेजेंट है? 6, और ऑक्सीजन के कितने प्रेजेंट है? दैट इज 4। ठीक है, इतने क्वेश्चन हो गए हैं, मोलर मास निकालने आ चुके होंगे। ठीक है, देखो भाई, क्या पहली गैस को मैं नाइट्रोजन मान लूं? हाँ सर मान लो। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 6। मोलर मास निकालना आता है नाइट्रोजन का, 14 इंटू 2 28 आ जाएगा। सेकंड गैस को मैं ऑक्सीजन मान लेता हूं, उसके नंबर ऑफ मोल्स कितने दे रखे हैं? 4। मोलर मास आपको निकालना आता होगा, दैट इज 16 इंटू 2 कितना आ जाएगा? 32। लो भाई, एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला लगा लो, क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। क्या था एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला? सर पीछे डिराइव किया आपने, M1 N1 प्लस M2 N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो M1 28 इंटू 6, M2 N2 दैट इज 32 इंटू 4 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 कितना हो जाएगा? दैट इज 10, दैट इज 10। बस सॉल्व कर लेंगे इसे, मैं ही कर लेता हूं, कैलकुलेशन इजी ही है। 28 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 168, यही हो जाएगा ना। 32 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 128 डिवाइडेड बाय 10। 168 प्लस 128 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा? ये अगले पेज पे लिख लेते हैं। वन 168 128 6 और ये 9 29.6 296 डिवाइडेड बाय 10 आना था, तो 29.6। ठीक है, ये रहा हमारा एवरेज मोलर मास। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते। छोटा सा टॉपिक है बिल्कुल, ठीक है, दैट इज कैनिज़ेरो मेथड। ठीक है, ऐसे नाम लिखने के लिए लिख दिया, कुछ खास बात बतानी नहीं है इसमें ना, मतलब सिर्फ 2 या 3 मिनट में टॉपिक एक्सप्लेन होगा, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, खत्म, बस एक आध क्वेश्चन करेंगे। है क्या ये कहता है? ये क्या कहता है? पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं। 1 मोल ऑफ एनी कंपाउंड मस्ट हैव एट लीस्ट ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ईच एलिमेंट। अब समझो भाई, इसको सिर्फ एक ही लाइन है, बस यही समझानी है। किसी भी कंपाउंड का 1 मोल ले लीजिए, ठीक है, उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं
कम से कम उसका ग्राम एटॉमिक मास प्रेजेंट होगा, कम से कम उसका ग्राम एटॉमिक मास प्रेजेंट होगा। थोड़ी थोड़ी बात समझ आई होगी, थोड़ी नहीं आई होगी, अब समझ आएगा। देखो जरा, हमने कोई भी कंपाउंड रख लिया, मान लो कार्बन का 1 मोल ऑफ CO2 रख लिया, ठीक है। कार्बन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता ही है, ऑक्सीजन का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पता ही है, ये इसके बारे में डिबेट नहीं होनी चाहिए अब, ठीक है। क्या 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर कार्बन कितना है? सर ये क्या पूछ रहे हो, 12 ग्राम है, एक सी है। 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर ऑक्सीजन कितना है? सर वो कौन सी बड़ी बात है, 2 है, तो 2 × 16 32 ग्राम है। क्या 1 मोल ऑफ कंपाउंड के अंदर कार्बन का कम से कम ग्राम एटॉमिक मास है ना? हाँ सर है, ये देखो ये कौन सी बड़ी बात है, हाँ 12 है, ठीक है। क्या 1 मोल ऑफ CO2 के अंदर ऑक्सीजन 32 है? अरे भाई 16 से तो ज्यादा ही है ना, मैंने बोला कम से कम ग्राम एटॉमिक मास होना चाहिए, उससे ज्यादा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बट कम से कम जो है वो उसका ग्राम एटॉमिक मास होना चाहिए, है, ठीक है। एक और एग्जांपल कर ले, अगले पेज पे कर लेते। C3H8 कार्बन सिंबल 12, हाइड्रोजन 1। क्या 1 मोल ऑफ C3H8 के अंदर कार्बन कितना है? सर कौन सी बड़ी बात है, कार्बन 12 × 3 36 ग्राम है। 1 मोल ऑफ C3H8 के अंदर हाइड्रोजन कितना है? 1 × 8 8 ग्राम है। क्या 1 मोल के अंदर कम से कम कार्बन का ग्राम एटॉमिक मास तो है ना? हाँ सर ग्राम एटॉमिक मास से ज्यादा है। अरे भाई कम से कम 12 ग्राम तो है, 12 से ज्यादा हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट कम से कम 12 होना चाहिए था, उसका ग्राम एटॉमिक मास होना चाहिए था, जो कि 12 है। हाँ है। क्या 1 मोल ऑफ C3H8 के अंदर क्या हाइड्रोजन कितना? 8 ग्राम है। क्या ग्राम एटॉमिक मास तो है? हाँ भाई 1 ग्राम से तो सर बहुत ही ज्यादा है। तो बस लो जी, प्रूव हो गया। बस इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्या जी क्वेश्चन, एक कंपाउंड है जिसके पास 8% सल्फर है, ठीक है। सल्फर का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन याद हो चुका होगा, नहीं तो मैंने बता दिया, ठीक है। 8% सल्फर है, ठीक है। बताओ उसका लीस्ट मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? लीस्ट मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास पूछा हुआ है, लीस्ट मॉलिक्यूलर मास मतलब मोलर मास पूछा हुआ है। आज की क्लास की ही पहली लाइन में से एक लाइन ये थी, 1 मोल का मास मोलर मास होता है, यानी कि 1 मोल का मास पूछा हुआ है, यानी कि 1 मोल का मास पूछा हुआ है, ठीक है भाई। पहले 8% का मतलब समझते हैं। 8% का मतलब समझते हैं कि जो भी एक कंपाउंड है, 100 ग्राम अगर कंपाउंड होगा, 100 ग्राम अगर कंपाउंड होगा तो उसके अंदर सल्फर कितना होगा? 8%, यानी कि 8 ग्राम। 100 ग्राम कंपाउंड हैज सल्फर कितना? 8 ग्राम, ठीक है। अब क्या आपको पता है, क्या आपको पता है इसके 1 मोल के अंदर कम से कम सल्फर कितना होगा? 32 ग्राम। कम से कम कितना होगा? 32 ग्राम। समझ गए ना, वही जो अभी मेथड समझाया कि 1 मोल के अंदर कम से कम उसका ग्राम एटॉमिक मास तो होगा ही होगा। सो अगर 8 ग्राम ऑफ सल्फर प्रेजेंट है कंपाउंड के अंदर 100 ग्राम, तो बताइए 32 ग्राम ऑफ सल्फर कितने में प्रेजेंट होगा? दैट इज 100 by 8 into 32 comes out to be 400, comes out to be 400, ठीक है। क्या आंसर यही आएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास बोला है तो मैंने उसको 400 ग्राम नहीं लिखा, यही मोलर मास बोला होता फिर वही यार रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास पूछा है, पता है ना, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास दोनों सेम होते हैं। फर्क किसका होता है? यूनिट का। मैं अगर यहां पर ग्राम लिख दूंगा, मैं अगर यहां पर ग्राम लिख दूंगा तो ये मोलर मास हो जाएगा, और अगर मैं इसको 400 यू लिख दूंगा या AMU लिख दूंगा या 400 ही रहने दूंगा तो वो मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। इतनी बात पता है जी, बहुत बार ये बात हो चुकी है, ठीक है। एक और छोटी सी बात जो हमारी लास्ट है यहां पे बस आज के लिए, ठीक है, दैट इज एक करेक्शन। कल एक क्वेश्चन कराया था, कुछ नाइट्रोजन के ग्राम एटम्स फाइंड आउट करने थे, ठीक है। बाय मिस्टेक उसमें मैंने नाइट्रोजन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास रख लिया, बट रखना क्या था? दैट इज ग्राम एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये एक छोटी सी करेक्शन थी। जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार था, पता नहीं कुछ क्या क्वेश्चन था, फाइंड
मेरे से डाउट ग्रुप में भी बच्चों ने पूछा, मैंने रिप्लाई इसी कारण किया, क्योंकि फिर डाउट ग्रुप में एक को बता दो ना तो हजारों बच्चे उसी डाउट को दोबारा 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 पूछते हैं, तो मुझे लगा क्लास में डिस्कस कर लेंगे, तो यार आई मीन दैट वुड बी बेटर। तो एक ब्रेन फ्रीज मूवमेंट था जो कि होना नहीं चाहिए था, बट दैट्स अ मिस्टेक। ठीक है, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन, कुछ भी रख लेते हैं, मान लो 84 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। बस यही गलती कर दी मैंने मोलर मास रख लिया उसका। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स का फॉर्मूला कल ही करवाया था, मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। क्वेश्चन को थोड़ा इजी कर देते हैं, तो ठीक है 84 ठीक तो था। ठीक है, 84 डिवाइडेड बाय ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है नाइट्रोजन का, दैट इज 14। कितना आंसर आ जाएगा 6। तो थोड़ा सा ये जो करेक्शन थी इसको कर लीजिएगा, यहां पर मैंने गलती से ग्राम मॉलिक्यूलर मास रख दिया था। ठीक है, तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पर फिनिश कर रहे हैं। मेक श्योर करिएगा कि आप इसे रिवाइज जरूर करके आए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।